चलो गाइज वील स्टार्ट नाउ. ऑनलाइन वाले प्लीज कंफर्म कीजिए इफ आई एम ऑडिबल. बढ़िया. चलिए, तो लास्ट टाइम आपकी रिक्वेस्ट पे हमने एनपीओ टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था, अगर आपको याद हो तो. आपकी रिक्वेस्ट भी और मुझे भी लगा था नहीं करना चाहिए, संडे भी था, एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करना मेरे को थोड़ा सा अत्याचारी लगा था उस दिन, पहली बार लाइफ में. तो वी डिड नॉट स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. टुडे वी विल डू दैट. नहीं, हाँ ठीक है. तेरे से पूछा मत दे. तू तेरी लाइफ से रिलेटेड ही चीज़ों के बारे में सोच, ठीक है. सजेशन भी उन्हीं के बारे में दे कि सर मैं मेरी लाइफ कैसे सुधार सकता हूँ. इन सब की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है, या उनके माँ बाप की है. तू सिर्फ तेरे बारे में सोच, ठीक है ना भाई. समझ गया. यस, ये 12th प्लस सीए फाउंडेशन दोनों में है ये टॉपिक. चलिए, तो एनपीओ स्टार्ट करने से पहले एनपीओ की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ. एज अ स्टूडेंट मुझे एनपीओ सबसे टफ टॉपिक लगता था 12th स्टैंडर्ड का. स्टार्ट करने से पहले बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्यों टफ लगता था मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि मैं जब 11th-12th में पढ़ाई कर रहा था तो मैंने ना अकाउंट्स कभी समझ के नहीं किया था, मैं थोड़ा रट्टा मार के किया था. ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. तो मैं जहाँ पे भी सीखने जाता था वहाँ पे थोड़ा रटवाते ही थे कि ये ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है. तो मेरे को ऐसे कभी लॉजिक नहीं समझा था चीज़ों का. इसी वजह से मेरे को 12th के बोर्ड एग्जाम्स में ना एनपीओ में ही वो पैनिक में मैंने एक मिस्टेक कर दिया और मेरे 3 मार्क कट गए. मेरे को बोर्ड्स में अकाउंट्स में 97 आया था, वरना मेरी बहुत इच्छा थी मैं अकाउंट्स में 100 ऑन 100 लाऊं, जो बहुत इजी काम था. मेरे टाइम तक तो 20 मार्क का ये इंटरनल्स या कुछ भी नहीं होते थे. 100 ऑन 100 आपको कॉलेज में अपीयर करना होता था. तो बहुत इजी था, क्योंकि अकाउंट्स में कुछ नहीं आया ऐसा तो बहुत डिफ़िकल्ट है बोर्ड लेवल पे. तो बहुत इजी पेपर आता है. एक आध ऑब्जेक्टिव में अगर आपने मैसअप कर दिया तो वो अलग बात है, वरना सम्स कोई भी ना आए दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो हमेशा से मेरे को एनपीओ का वो एक था मन में कि मैं एज ए स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पाया. तो जब मैंने सिखाना स्टार्ट किया तो मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत बैठ के एनपीओ टॉपिक पे की कि कैसे सिखा सकते हैं. और फिर मुझे आज की तारीख में ऐसे लगता है एनपीओ से ज़्यादा इजी टॉपिक कोई नहीं. मे बी तब मैंने जो चीज़ें समझी थी या अंडरस्टैंडिंग ली थी वो थोड़ा रट्टा मारने की कोशिश की थी, लॉजिकली नहीं की थी, इसलिए मेरे को लगा तब वो टफ है. आज मुझे लगता है एनपीओ सबसे लॉजिकल और सबसे ईजी टॉपिक है. एनपीओ कुछ नहीं है, फाइनल अकाउंट्स ही है, बस सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट है. क्या है? जिनका एग्जिस्ट करने का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं. प्लीज़ गेट बंद कर देंगे. पैसा कमाना नहीं और किसी ना किसी कम्युनिटी या लोगों की या किसी की बस देख लेना वो बंद ना होए. बस थोड़ा सा जितना हो सके कर दे. बस चल, बस 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 बस. हाँ, थैंक यू. तो उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी रिलीजन या किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को सर्व करना. तो उसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या एनपीओ. समझ रहे हैं? तो इनको सेटअप करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता, क्या करना होता है? लोगों की सेवा करना. अभी वो कोई भी सेक्ट, कोई भी कैटेगरी, कोई भी लोकेलिटी के लोग हो सकते हैं, वो उनका पर्पस डिफाइंड होगा, है ना. जैसे क्लब्स हो गए, काफ़ी सारे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के. तो हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनल अकाउंट्स बनाना है. क्या बनाना है? तो जैसे अभी हमने 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटर फर्म का फाइनल अकाउंट सीखा, 12th में किसका सीखा? ठीक है. अब यहाँ पे जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में, आप कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पहला अकाउंट ट्रेडिंग, फिर ठीक है. अब यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल दो अलग अलग अकाउंट बनाने के बदले एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्या नाम है? तो आपके जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस किस में रिकॉर्ड होंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे. सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे जाएंगे, इनकम्स,
और बैलेंसिंग फिगर जैसे आपको फाइनल अकाउंट्स में क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता था, याद है? देखो ग्रॉस प्रॉफिट का तो अभी कॉन्सेप्ट ही हट जाएगा क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे। पहले आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता था, अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं कहेंगे। अगर इनकम्स एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो उसको हम सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है तो हम उसे क्या कहते हैं? डेफिसिट। क्या कहते हैं? लॉजिक बीइंग, क्योंकि मैं प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से चला ही नहीं रहा हूं, तो अगर मेरी इनकम्स मेरे खर्चों से ज्यादा है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है। हाँ या ना? हमने बेसिकली क्या हुआ, अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने 100 रुपये कमाए और अगर हमने लोगों की सेवा में सिर्फ 95 स्पेंड किए तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास 5 रुपये का सरप्लस रह गया है जो हम अगले साल खर्चा कर देंगे। अगले साल या इन सम फ्यूचर ईयर वी विल स्पेंड इट ऑन द पीपल, राइट गाइज? तो उसको बोलते हैं सरप्लस। हमारे पास इस साल कुछ सरप्लस बच गया है। डेफिसिट मतलब 100 रुपए की इनकम हुई, हमने लोगों पे स्पेंड कर दिया 102 रुपया, तो 2 रुपए का क्या हो गया? डेफिसिट हो गया। मतलब इस साल हमने जितनी कमाई करी उससे ज़्यादा स्पेंडिंग कर दी। और कमाई भी मेनली क्या होती है? डोनेशन से होती है या सब्सक्रिप्शन से होती है, जैसे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी का मेंबर बनने में। जैसे काफ़ी सारी लोकेलिटीज़ में ना कुछ ऐसा होता है कि एक कुछ सोसाइटी टाइप बना देंगे और उधर से ना प्रोक्योरमेंट में आसानी हो जाती है। प्रोक्योरमेंट में मतलब क्या, वो लोग बल्क में सामान खरीदेंगे और फिर अपने अपने मेंबर्स को सस्ते में दे देंगे। आज या तुम किसी भी शॉप से माल खरीदने जाते हो, गेहूँ चावल या वैसा कुछ, तो वो चीज़ गरीब कम्युनिटीज़ में क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इकट्ठा प्रोक्योरमेंट करके फिर मेंबर्स को सस्ते में दे देते। तो ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए मे बी आपको कुछ सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ती है। तो ये जो सारे ग्रुप्स रहते हैं वो यही सारी इनकम्स पे डिपेंड करते हैं। डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस, ये वो जो हम एक एक करके सारी इनकम्स के बारे में सीखेंगे। समझ रहे हैं सब लोग? सबको समझा क्या? फाइनल अकाउंट्स जब आप बनाते थे तो ट्रेडिंग पीएनएल के बाद आप क्या बनाते थे? यहाँ पे वो बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है? तो बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है, जिस तरीके से बनती थी वैसे ही बनेगी। बस एक फ़र्क क्या है, आप सोल प्रोप्राइटर में जो ओनर रहता था उसके पैसे को क्या बोलते थे? कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका कोई ऐसे ओनर जैसा नहीं होता है, ठीक है? दिस बिलोंग्स टू द पीपल। जो भी उसके मेंबर्स हैं इन अ वे उनको बिलोंग करता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैंने 10 लाख डाला है तो मेरी ओनरशिप हो गई, कुछ परसेंटेज है, ऐसा कुछ। समझ रहे हैं ये बात? एवरी सिंगल रुपी बिलोंग्स टू एवरीवन, राइट? तो हम कैपिटल कुछ नहीं बोलते, हम कैपिटल फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड, ठीक है? तो सरप्लस जो होगा वो कैपिटल फंड में प्लस हो जाएगा, डेफिसिट रहा तो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा। समझ रहे हैं? कोई डाउट है यहाँ तक? तो हम लिखना भी स्टार्ट करते गए इस थियरी के साथ। नोटबुक में निकालिए, हेडिंग दे दीजिए एनपीओ। एक सेकेंड दीजिए, मेरे पास एक फाइल है जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। एज लॉन्ग एज कोहली कैप्टन नहीं है, रोने वाली बात नहीं होगी। देखो दुख होएगा, आरसीबी जीतेगा तो दुख तो बहुत होएगा। एक बार तो ऐसे लगेगा सूना सूना सा कि क्या हो गया है। आई विल फील दैट बट आई विल गेट ओवर इट। इफ ही वुड हैव बीन द कैप्टन, नो। कौन बोला? यू डिडंट अंडरस्टैंड दैट? उसको भी कोहली पसंद है। चलो गाइस लेट्स मूव। एक सेकेंड दीजिए, ये ऑनलाइन भी कुछ। सर कैन यू प्लीज़ हेल्प आउट विद द रिकॉर्डिंग्स? यस, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स आ गई है एक्सेल। मैं आपको कल सारा शेयर कर दूंगा। कल ऑफिस का छुट्टी है, मैं संडे करना चाहता था, संडे थोड़ा क्लास के बाद मैं थक गया तो रह गया मेरे से। बट मेरे पास एक्सेल और सारी रिकॉर्डिंग्स का लिंक आ चुका है। आई विल शेयर इट विद यू सून। चलिए गाइस, तो स्क्रीन की तरफ देखिए प्लीज़।
मैंने सोचा मैं ये नोट्स में यूज़ करता था जब कोविड के फेज़ में ऑनलाइन कोचिंग चल रहा था, तो मैंने अपने हाथ से लिख के लैपटॉप पे प्रेजेंट करके सिखाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि मेरी हैंडराइटिंग चाहे कितनी भी ख़राब हो, समझ आ पा रही है। यहाँ पे अच्छी हैंडराइटिंग, किस किस बच्चों को अच्छी लग रही है हैंडराइटिंग? वेरी गुड। इनकी खुद की हैंडराइटिंग इतनी महावाहियात होगी ना, इसलिए इनको ये अच्छी लग रही है। जिसको भी थोड़ा बहुत ढंग से लिखने आता है वो मानेगा ये बकवास हैंडराइटिंग है। हाँ चलो, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनपीओ थियरी अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या समझाया है, ये जो इतना सा पार्ट है इसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि फाइनल अकाउंट्स के कंपैरिजन में ये चैप्टर कहाँ है, कैसे है। ठीक है, तो जैसे फाइनल अकाउंट्स में आप क्या बनाते थे, ट्रेडिंग पीएनएल। यहाँ क्या आप बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, I/E माने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट के बदले बैलेंस शीट ही बनाते हैं। कैपिटल को अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट के बदले क्या वर्ड यूज होता है, नेट लॉस के बदले क्या वर्ड यूज होता है। अच्छा, अपने को फाइनल अकाउंट्स में क्वेश्चन में क्या दिया होता था, ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस ना देके एक देंगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या देंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज नथिंग बट योर कि ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा आया और कितना पैसा। और इसके साथ साथ काफी क्वेश्चंस में एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी देते हैं आपको। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो आपको क्या करने का, वो इंफॉर्मेशन यूज करके पहला स्टेप आपका होगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना। आपको समझा मैंने क्या कहा? मैं फिर से रिपीट करता हूं। नॉर्मली क्वेश्चंस में 12th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तो देंगे ही। क्या देंगे, विच इज नथिंग बट कैश बुक। ये बात समझी सबको। और उसके साथ साथ मेजॉरिटी क्वेश्चंस में क्या देंगे आपको, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब साल के स्टार्ट की बैलेंस शीट। कब की, साल के। अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर कौन सा खत्म हुआ, 31 मार्च 2025 वाला। इसका पीरियड क्या था, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, हाँ या ना। तो अगर आपको 31 मार्च 2025 का सम देंगे तो आपको 1 अप्रैल 2024 की बैलेंस शीट दे देंगे। सबको समझा? 1 अप्रैल 2024 या 31 मार्च 2024, इट रिमेन्स वन एंड द सेम। सबको समझा? तो ओपनिंग बैलेंस शीट देंगे, उसको कैसे यूज करना है वो मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। चलें आगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पार्ट में लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिसीट्स। रिसीट्स मतलब जो भी बिजनेस को पैसा आ रहा है उसको यहाँ पे हम दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट, एक, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट मतलब जो एवरी वीक, मंथ या क्वार्टर रिपीट होते हैं, रिकरिंग हो, समथिंग दैट इज रिकरिंग। एग्जाम्पल यहाँ पे अपने किसी ने सब्सक्रिप्शन कहा जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, हाँ। तो रेवेन्यू रिसीट माने क्या हो गई, जो रिकरिंग हो। रिकरिंग रिसीट रहेगी तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। सब समझे? और अगर आपको कुछ ऐसा पैसा आ रहा है जो नॉन रिकरिंग है, जो हर महीने या हर क्वार्टर आने वाला नहीं है, तो उसको कौन सी रिसीट मानते हैं। और कैपिटल रिसीट को किस में ऐड करते हैं, कैपिटल फंड में। अलग अलग के दोनों के एग्जाम्पल्स अभी मैं नीचे ही डिस्कस करने वाला हूं, 2 मिनट दीजिए। पहले बेसिक लॉजिक समझा। जो कलेक्शन रेगुलर इंटरवल्स पे आता है यानी रिकरिंग है, उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड। इनकम्स क्रेडिट साइड पे ही जाएंगी, वो तो तुमको ट्रेडिंग और पीएनएल से भी पता है कि नहीं है गाइस। ट्रेडिंग पीएनएल में इनकम्स कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होती थी, क्रेडिट साइड पे। सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होएगा। और अगर रिसीट नॉन रिकरिंग है, कभी कभार आने वाली है या वंस इन अ लाइफ टाइम आने वाली है, तो वो कौन सी रिसीट हो गई, कैपिटल रिसीट। उसको नॉन रिकरिंग मान के कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे। सबको समझा? अभी कौन सी रिसीट्स रिकरिंग है, कौन सी नॉन रिकरिंग है, उसके लिए यहाँ पे एक टेबल सी बनाई हुई है छोटी सी। सबसे पहला क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जो आपको एक मेंबरशिप होल्ड करने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़े। अगर सब्सक्रिप्शन मैं पे कर रहा हूं, समझो मंथली सब्सक्रिप्शन है 100 रुपया, तो मैं हर मंथ पे करूंगा कि नहीं करूंगा, तो वो कौन सी रिसीट हो गई। पहले बोलो रिकरिंग या नॉन रिकरिंग में क्लासिफाई करो, फिर रेवेन्यू या कैपिटल पे जाओ, स्टेप करो, ठीक है ना। कौन सी रिसीट हो गई, रिकरिंग। हेंस कौन सा कैटेगरी में जाएगा,
रेवेन्यू रिसीट, सबको समझा? सीधा रेवेन्यू कैपिटल पे जंप मत करो, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर द रिकरिंग नॉन रिकरिंग पॉइंट, ओके? अब यहां पे देख रहे डोनेशंस, डोनेशंस की 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है? अभी इस डोनेशन की तीनों कैटेगरीज को एक एग्जाम्पल लेके हम स्टडी करते हैं, ठीक है? जैसे अभी कल्प, कल्प तू कौन सी लोकेलिटी में रहता है? हाँ, योगी नगर में रहता है। तो मेरा एक दोस्त था, वो भी योगी नगर से, मेरे को कभी पसंद नहीं था। नहीं, अभी तो दोस्ती अच्छी हो गई, बट पहले नहीं पसंद था। शायद तेरे साथ भी ऐसा हो, 12वीं एंड आते आते तू टॉप कर ले और मेरा परसेप्शन चेंज हो जाए। चलो, तो डोनेशंस के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा था, कल्प का एग्जाम्पल ले रहा था। समझो अभी कल्प योगी नगर, समझो क्या, कल्प योगी नगर में रहता है। योगी नगर के एरिया में एक क्लब है, ठीक है? जो क्लब है ना, क्या मतलब उधर के लोगों के लिए खोला गया है और बहुत सस्ते में बच्चों को क्रिकेट ग्राउंड ये वो सब फैसिलिटीज़ यूज़ करने देता है, स्पोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए बनाया गया है। अभी कल्प उस क्लब में खेलने जाता है हमेशा से। अभी तो कल्प के पास कभी 100 रुपये रहे तो 20 रुपये उधर डोनेशन या ऐसा कुछ 50 रुपये डोनेशन करते रहता है। बोलता है यार अपन यहाँ पे खेलते हैं, ये लोग अपने को सपोर्ट करते हैं, अपने को इनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ही उच्च विचार वाला व्यक्ति है कल्प। तो कल्प उधर हमेशा थोड़े थोड़े पैसे डोनेट करते रहते हैं। वो कौन सा डोनेशन हो गया बच्चों? जनरल डोनेशन हो गया। कल्प ने 50 रुपये जब वो दान पेटी या डोनेशन बॉक्स में डाल रहा था, तब उसने ये नहीं लिखा कि ये 50 रुपये के साथ ये पर्पस के लिए यूज़ करना है। ऐसा कुछ 50 रुपये दे रहा है, बोलेगा ये पर्पस के लिए यूज़ करना, वो क्लब वाले चांटा मार के भगा देंगे। बोलेंगे एक तो 50 रुपये दे रहा है, ऊपर से इतनी हेकड़ी दिखा रहा है, नीचे दे रहे 50 रुपये। हाँ या ना? इतने छोटे अमाउंट के साथ वो पर्पस डिक्टेट कर सकता है क्या? वो बोल सकता है कि 50 रुपये ना आप लोग जिम बनाने के लिए यूज़ करो। बोलेंगे 50 रुपये में जिम बन जाएगा? हाँ, तो आप समझे ऐसा होएगा क्या? तो फिर इसीलिए इसको क्या कहेंगे? जनरल डोनेशन। क्या कहेंगे? जनरल डोनेशन। अभी जनरल डोनेशन तो डेली कोई ना कोई देके जाते रहता है, रिकरिंग रिसीट्स है, हाँ या ना? और स्पेशली इसका कोई पर्पस स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसको हम रिकरिंग हेंस रेवेन्यू में मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देते हैं। व्हेन इट इज विच डोनेशन? प्लीज टेल मी इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। एग्जाम्पल के साथ समझा? अभी कल्प आज कितने साल का है तू? हुआ अभी पार्टी दिया तूने? ठीक है, चलो अभी 16 साल का है। अभी कुछ साल बीत जाएंगे, कल्प 40 साल का हो जाता है, ठीक है? 40 साल का हो जाता है तो बिजनेस संभाल रहा है, बहुत अच्छा खासा पैसा आ गया है कल्प के पास। अभी कल्प बोलता है यार ये जो क्लब है ना, इसने मुझे बहुत मदद की थी, स्पोर्ट्स खेलने का मेरा मन रहता था, बट इधर का जो क्रिकेट ग्राउंड है ना यार, वो अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ अभी जो अगली जनरेशन के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से खेले और फिर जाके हम कोई मैच जीत पाएँ। जैसे कल सारे मैचेस हार रहे हैं अभी, आप देख रहे थे। तो वो चाहता है कि अब हम जाएं और ऐसा, मतलब बच्चे ऐसा सीखे। कल मेरी टीम में था क्या? मतलब कल्प का कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं कल्प के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। कल्प सारे मैचेस हार रहा था उसके लिए, खुद के लिए, बट टीम को तो चलो हम, मैंने और बाकी प्लेयर्स ने जो सपोर्ट दिखाया था उस वजह से हम जीत रहे थे। हो गया तो आप पोपटिस में, बट कोई इसको वीडियो में एडिट कर देंगे, वरना कार्तिक सर तक पहुंच गई या नारायण सर तक पहुंच गई तो वो आईपीएल का रिजल्ट छोड़ो, इसी में खुश हो जाएंगे। चलो गाइस, लेट्स गेट बैक। तो मैं ये कह रहा था, कल बोलता है नहीं, बच्चों के लिए क्रिकेट के लिए और अच्छा फैसिलिटी होना चाहिए। मैं इस क्लब को 50 लाख रुपए डोनेट करता हूँ। अभी कल गया सूट बूट में, उधर बैठा, बोला मैं 50 लाख डोनेट करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला साहब के लिए चाय लाओ, बिठाया, कल को चाय वाय पिलाई, चाय नाश्ता पिलाया। बोला बोलिए ना सर क्या है? तो कल बोलता है यार मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्राउंड बने, तो आप 50 लाख रुपए का मैं डोनेशन देता हूँ। यहाँ पे ज़मीन है आपके पास, वो यार मेंटेन नहीं है, उसको अच्छे से सब करके आप 50 लाख रुपए ले लो में से। या जिम बनाना चाहता हूँ, या कल्प सोचता है यार मैं पढ़ाई में मेरा ध्यान इसलिए नहीं लगता था कि घर पे पढ़ाई नहीं होती थी, तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। कुछ भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कल्प डोनेट करना चाहता है। डू यू गाइस गेट इट? अब वो क्लब जब कल्प से 50 लाख रुपए लेगा तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कल्प ने जो पर्पस बोला है उसी पर्पस के लिए उसको यूज़ करें।
अगर उसने जिम बनाने को बोला है तो जिम बनाएंगे, उसका नाम देंगे कल्प फिटनेस। हाँ, लाइब्रेरी बनाएंगे तो लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी के लिए पैसा लेंगे तो लाइब्रेरी ही बनाएंगे। हाँ, ग्राउंड का पैसा लिया है तो ग्राउंड ही बनाएंगे। स्पेसिफिक पर्पस डिफाइंड है और वही पर्पस के लिए वो पैसा यूज होगा। तो ऐसा कहते हैं स्पेसिफिक विद नेम अगर आपको सम में दिया है तो ये कौन सा, ये नॉन रिकरिंग डोनेशन हो गया। कितनी बार लाइफ में जाके कल्प ग्राउंड बनवाएगा, या ऐसे कितने लोग रहेंगे जो इतना बड़ा डोनेशन देंगे, दैट इज नॉन रिकरिंग। कोई गारंटी है क्या हर महीने हर हफ्ते कुछ आते रहेगा? सालों साल भी कुछ बेचारे एनजीओज एनपीओज रहते हैं जिनको डोनेशन नहीं मिलता है, कुछ पॉपुलर हो जाते हैं उनको हमेशा भी मिलते रहते, कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये नॉन रिकरिंग हो गया कि नहीं हो गया? अभी ये जो स्पेसिफिक डोनेशन है नॉन रिकरिंग, बट सम्स पर्सपेक्टिव से इसको भी फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा है। सम्स में इनको भी फर्दर कितनी कैटेगरीज में बांटा है? समझो सम में आपको दिया है, सिर्फ बोला है स्पेसिफिक डोनेशन, क्या बोला है? बट वो स्पेसिफिक डोनेशन का पर्पस स्पेसिफाई किया, सम में नहीं स्पेसिफाई किया, समझो। तो है तो वो नॉन रिकरिंग रिसीट। कौन सी रिसीट है? तो आप कैपिटल रिसीट उसको किस में ऐड कर देंगे? कैपिटल फंड में। समझ रहे हैं ये बात? मैं यहां पे कहना क्या चाहता हूं, स्पेसिफिक डोनेशन बोला है बट वो स्पेसिफिक डोनेशन का सम में पर्पस स्पेसिफाई किया, आपको सिर्फ लिख के दे दिया स्पेसिफिक डोनेशन। तो आप बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन है मतलब नॉन रिकरिंग रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, तो मैं चलो कैपिटल फंड में ऐड कर देता हूं। डज एवरीवन एग्री विद दिस पार्ट? अगर आपको सम में ऐसा बोलता है स्पेसिफिक डोनेशन फॉर प्लेग्राउंड, या स्पेसिफिक डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, या स्पेसिफिक डोनेशन फॉर जिम, अगर ऐसा सम में बोला जाता है तो वो नॉन रिकरिंग। कौन सी रिसीट है? बट इस बार आप उसको क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड नहीं करेंगे। नॉर्मली कैपिटल रिसीट्स कहां ऐड होती है? कैपिटल फंड में। बट इस बार क्योंकि उसका पर्पस दिया हुआ है, कैपिटल फंड में ऐड करने की बजाय आप नीचे एक अलग से फंड बना देंगे, लाइब्रेरी फंड, जिम फंड या प्लेग्राउंड फंड, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में उसको बस कैपिटल फंड के नीचे अलग से दिखा देंगे। समझा? अकाउंटिंग तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? गया तो इवेंचुअली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, बस क्योंकि उसका बहुत स्पेसिफिक पर्पस है हमने उसको कैपिटल फंड सादे में ऐड करने की बजाय अलग से दिखा दिया। डज इट मेक सेंस टू एवरीवन? ये टेबल अच्छे से समझ रही है सबको? अभी देखो यहाँ पे, अब है ना ये जो डोनेशन वाला तीनों मैंने लिखा है, अब पढ़ो और मेरे को बताओ सर हमको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। नाउ आपको डोनेशंस वाला यहाँ का लिखा हुआ तीनों समझा? शुड आई मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अभी एंट्रेंस या एडमिशन फीस क्या होता है? अगर आप टेक्स्ट बुक में इसका डेफिनेशन देखेंगे तो इसका डेफिनेशन ये है, वो फीस जो एक मेंबर पे करता है व्हेन ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ एन एनपीओ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कोई भी व्यक्ति, क्या बोला आफ्टर गिविंग एग्जाम्पल ऑफ कल्प? मतलब कौन सा पार्ट यार? अथर्व में तो बहुत कुछ बोला था। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब क्या? जैसे कल्प ने प्लेग्राउंड के लिए पैसा दिया था तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। नॉन रिकरिंग रिसीट तो वो कैपिटल रिसीट हो गया। अभी उसमें अगर सम में उसका स्पेसिफिक पर्पस क्या है वो दिया हो तो वो अलग से फंड बना देने का बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में। अगर स्पेसिफिक डोनेशन बोला और पर्पस ना स्पेसिफाई किया हो तो कैपिटल फंड में ऐड कर देने का। क्लियर? चलिए, तो अभी मैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस की बात कर रहा था। अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, इट इज द अमाउंट पेड बाय अ पर्सन टू बिकम द मेंबर फर्स्ट टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है ना, इससे मेरे को तो समझता नहीं है अच्छे से, तो मैं ना इसमें अपने माइंड में एक एग्जाम्पल बना रखा है। जैसे मैं मलाड में रहता हूँ, मलाड में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब है। अब ये बहुत स्टूपिड चीज़ है, पहले तो उसको मलाड स्पोर्ट्स क्लब क्यों नहीं बोलते? उसको भी शर्म आ रही है मलाड में। मेरे को एक तो ये ऐसे कभी कभार ये लगता है कि वो स्पोर्ट्स क्लब को बोला हम मलाड में है, नाम अच्छा नहीं है तो हम गोरेगांव नाम देते हैं। कभी मेरे को लगता है उसको जब सेटअप करना था तो उसको गोरेगांव जगह इतनी फालतू लगी कि वो बोला नहीं मैं मलाड में सेटअप करता हूँ। अभी मेरे को पता नहीं पर्पस क्या है, बट गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब है मलाड में। ठीक है, मैं मलाड में रहता हूँ, मेरे घर के बैंग ऑपोजिट है अभी। तो अभी गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में अगर आप जाएंगे
ठीक है, तो आपको अगर आप किसी मेंबर के साथ जाएंगे पहले ही तभी अंदर आने देगा, वरना आपको अंदर नहीं आने देंगे। और फिर अगर आप मेंबर के साथ किसी के साथ अंदर जाते हैं तो वो आपसे मतलब एंट्रेंस पे ही 15-20 रुपए, मतलब जब मैं स्कूल में था तब एक बार दोस्तों के साथ गया था, 20 रुपए लिए थे, मेरे को आज का पता नहीं, आज तो वो 50-60-70-100 रुपए हो गए होंगे, जस्ट टू एक्सेस द फैसिलिटीज ऑफ द क्लब। उसमें अंदर आप जाके कोई चीज़ यूज़ करते हो उसका तो अलग पेमेंट रहेगा ही रहेगा, सिर्फ अंदर घुसने के लिए वो लोग पैसे लेते हैं। तो मैं मेरे माइंड में हमेशा सोचता हूँ ये वो पैसे, और ये रिकरिंग है, हर बार मेरे को भरने पड़ेंगे जब भी मैं विजिट करूँगा, तो इसीलिए मैं इसको रेवेन्यू रिसीट मानता हूँ। सबको समझा? अब है ना, इसमें कोई भी चीज़, कोई भी रिसीट जो अभी हम आगे स्टडी करेंगे उसको है ना लोग रेवेन्यू भी मानते हैं, कुछ लोग कैपिटल भी मानते हैं। ये है ना एक कैसे कहूँ, इसको कोई एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन जैसा नहीं है, आप इसको ना दो नज़रिए से देख सकते हैं। अभी जैसे अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट टाइम मेंबर बनने वाला है तभी पैसा पे करना है एडमिशन फीस, तो एक मेंबर तो लाइफ में एक ही बार भरेगा, तो वो कौन सी रिसीट हो गई? नॉन रिकरिंग हो गई, तो आइडियली कैपिटल रिसीट होगी। बट मैं ऐसे सोचूं तो हर महीने कोई ना कोई नया मेंबर बनेगा, तो ये रिकरिंग रिसीट हो गई। तो इन सब में कुछ ऐसा क्लियर डिमार्केशन नहीं है। आप क्या कीजिए, आप जो स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं उसकी टेक्स्ट बुक देखिए, वो लोग जिसको कैपिटल बोलते हैं उसको कैपिटल मानिए, जिसको रेवेन्यू बोलते हैं उसको रेवेन्यू मानिए। समझा? जब आप महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो हम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक देखेंगे, जब आप सीए का एग्जाम दे रहे हैं तो हम आईसीआई की मॉड्यूल देखेंगे, उस हिसाब से अपने आंसर्स को एडजस्ट करेंगे। ये अभी महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से बना हुआ है, सबको समझा? अच्छा, महाराष्ट्र बोर्ड में काफ़ी सारे सम्स में ऐसा भी आएगा, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स में दे देंगे कि एंट्रेंस फीस 1 लाख रुपए है, और नीचे सम में बोल देंगे इसमें से 60% कैपिटलाइज करना है। कितना कैपिटलाइज करना है? तो आपको समझ जाएगा 60% कैपिटल रिसीट है, 40% रेवेन्यू रिसीट है। समझ रहे हैं? मोस्टली ऐसे कंफ्यूजन वाले में ऐसा दिया होता है। शुड वी मूव फॉरवर्ड? नेक्स्ट है लेगेसी। अभी लेगेसी वाले में मैं एग्जाम्पल नहीं ले सकता हूँ आप में से किसी का, क्योंकि इसके लिए किसी को मरना पड़ेगा। तो लेगेसी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति मर जाता है और वो अपनी विल में लिख के जाता है कि भैया इस पर्टिकुलर एनपीओ को मेरे पैसे में से 50 लाख, 60 लाख, 100 लाख कितने भी मिलेंगे, हाँ, वो पैसा जो उनको मिलता है उसको क्या कहते हैं? लेगेसी। क्या कहते हैं? अभी इसको कैपिटल रिसीट इसलिए मानते हैं क्योंकि कोई भी बंदा एक ही बार मरेगा, है ना? मतलब नॉर्मल लाइफ में तो अपन एक ही बार मर सकते हैं, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स शोज वोज में तो लोग मल्टीपल बार, या एकता कपूर के शोज में इट्स पॉसिबल, बट कोई भी बंदा एक बार मरेगा, एक बार ये डोनेशन दे पाएगा, तो दिस इज नॉन रिकरिंग, हेंस कंसिडर्ड एज अ कैपिटल रिसीट। बट अगेन जो इसको रेवेन्यू रिसीट मानते बोलते हर साल कोई ना कोई मर सकता है, बट ठीक है, इसमें ज़्यादा वो पॉइंट स्टैंड नहीं करता है। वी कंसिडर इट एज नॉन रिकरिंग एज कैपिटल रिसीट। गॉट इट? समझ रहे हो? लाइफ मेंबरशिप फीस वापस से, अगर मुझे किसी एनपीओ का मेंबर बनना है और मैं बोलता हूँ मैं यार हर महीने या क्वार्टर की फ़ीस नहीं भरूंगा, वैसे आप एक बार में ले लो। क्लब्स में ऐसा ही होता है, पता है ना? आप एक बार फीस भर दीजिए, आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जाते हैं, और आप इनफैक्ट काफ़ी में तो आपके बच्चे भी बन जाते हैं फॉर लाइक सम एज, 16-18 साल तक, जब तक वो बच्चे रहते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस, जैसे आज गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की मैं बात करूँ, चाहे मैं उसके आसपास रहता हूँ, डज नॉट मीन मैं उसका मेंबर हूँ। उसकी मेंबरशिप फीस 20 लाख रुपए साल की एक इंसान के लिए। 20 लाख में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बट है, चलो वो जिन जिन लोगों को उसकी वैल्यू लगती है लोग पे भी करते, क्योंकि पैसा है तो चलता है। बट मेंबरशिप है भाई 20 लाख रुपए की। ये सचिन तेंदुलकर जिम खाना है, आई गेस उसकी ही 7-8 लाख हो गई होगी अभी तो मेंबरशिप। 15। तू है उसका मेंबर? तू तो ले सकता है, 15 लाख क्या है? हाँ, 2 महीने की पॉकेट मनी डाल के ले ले। हाँ, बहुत अमीर आदमी भाई। हम लोग उस दिन क्रिकेट खेलने गए थे, वो बोला सर डेली क्लास कैंसिल कर दो, मैं ग्राउंड खरीद देता हूँ। मैं बोला भाई नहीं, डर गया था मैं तो। चलो, सबको समझा लाइफ मेंबरशिप फीस? वापस से कुछ लोग बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? नॉन रिकरिंग कैपिटल, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक मेंबर लाइफ में एक टाइम ही पे करेगा। कुछ लोग बोलेंगे हर साल हर महीने कुछ ना कुछ नए मेंबर्स आएंगे, इट बिकम्स रिकरिंग, तो रेवेन्यू रिसीट। हम अभी के लिए ये फॉलो करेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ये रेलेवेंट है। डज एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? अरे हाँ या ना? ऑनलाइन वाले भी प्लीज़ बताइए, अभी तक मैंने 2-3 जो कॉन्सेप्ट्स कराए वो सबको समझे हैं या नहीं?
इज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो फिर इतना पार्ट। अरे तुम दोनों को नहीं समझा है क्या? तू कुछ भी चीज के लिए मैंने क्या बोला था? नहीं वो नहीं, तू मेरे को बोल सर ये मेरे से बात कर रहा है। नहीं 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 चाहिए। हाथ निकाल, तू पहले आगे ले। हाथ है तेरे पास? एक्स्ट्रा पेन है तो दे दे, बस बात खत्म। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कैसा है, क्या किया कल, ये सब मत डिस्कस करो। पेन दो, खत्म करो। क्या लिखा है ये तेरी टी शर्ट पे? टेम्पल ऑफ पीस। अबे इतना कॉन्ट्राडिक्टरी टी शर्ट क्यों नहीं? वो पेन क्यों नहीं चाहिए? अच्छा रुक, रणवीर तेरे पास पेन है? दे दे उसको, चुपचाप चुपचाप देना। आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, दे दे चुपचाप, वरना बोलेगा ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। चल पेन दे यार। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो तेरा मन करे वो दे दे। अरे पेन को गले मत लगा यार। थर्व लिख लीजिए प्लीज। हाँ प्रथम बोलिए। Explain the net profit and the net loss one, like the above explanation. क्या हुआ, क्या सवाल है आपका? So I actually joined in late, so मुझे ही ऊपर वाला नॉट कुछ समझा माई नहीं। नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। आप लेट ज्वाइन करके मेरे से नेट प्रॉफिट जो हम फाइनल अकाउंट्स में मैं समझा रहा हूँ, बट प्लीज़ लेट आप इतना, मैं आज बहुत लेट, मैंने खुद ने क्लास 7:15 स्टार्ट किया होगा इस गेस Yes पढ़ाना, sir. बट नॉट Sorry. एक्सेप्टेबल। 7:10-15 तक भी आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे घर से। नेट प्रॉफिट जो हम फाइनल अकाउंट्स में लिखते थे उसके बदले यहाँ पे सरप्लस होता है, और जो नेट लॉस होता था उसके बदले जो बैलेंसिंग फिगर मिलता है उसको हम डेफिसिट बोलते हैं, और कुछ नहीं। सर टीवी मतलब? गेस कर क्या होता था फाइनल अकाउंट्स में जिसको टीबी बोलते थे? समझा सर। हाँ, क्या 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 है आंसर? समझा सर, ट्रायल बैलेंस। अबे मेरे साथ तो ये मत करो यार। स्क्रॉल करूं? चलो चलें आगे। वो गए ना अभी। ऐसी हरकतों की वजह से किसी ने मार के तोड़ दिया। बट दांत की वजह से इतने टाइम क्लास नहीं आना तो नहीं समझा। अरे क्या है इसमें, लाइफ में बहुत कुछ होते रहता है। चलो
इट वॉज मोर देन सफिशिएंट टाइम यार अथर्व, क्या कर रहे हैं आप? पूरा क्लास को रुकाना पड़ रहा है भाई, जल्दी। स्निप ले लीजिए, आप लिखिए इतने, फिर मेरे को जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का करना है मैं कर लूँगा। तो इधर देखिए, मैं आपको क्यों गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक खोल के बता रहा हूँ। अभी आगे की थियरी जो मैं समझाऊंगा ना, वो समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखा रहेगा ना, तो माइंड में थोड़ा सा हेल्प होएगा। इधर देखो, सिर्फ स्क्रीन की तरफ, जैसे ये देखो, ये है आपका 10th सम, देख रहे हैं, सरस्वती हाई स्कूल खेड। अभी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया 31 मार्च 2018 का, देख रहे हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया कि नहीं हो गया? ये ईयर 18-19 का क्या हो गया? कैश बुक। समझ रहे हैं सब लोग? और नीचे फिर थोड़े से एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, करेक्ट। आपको क्या बनाने को बोला है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और क्या बनाने को बोला है? सबको समझा? तो अभी ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, यहाँ पे जो इनकम होती है या यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं एक्सपेंडिचर साइड पे, उनको कंप्यूट करने के लिए कभी कभार हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। वो वर्किंग नोट कैसे बनते हैं? जैसे आप फाइनल अकाउंट्स में करते थे, एक्सपेंसेस में कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, या इनकम्स में भी कुछ अक्रूड या रिसीव्ड इन एडवांस, ऐसा सब होता था। अभी ये वही चीज़ है, बस थोड़ा सा और उसमें कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा दिया गया है। कैसे, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो अभी जो पार्ट ये यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। बट ये कंप्यूट कैसे करना है वो यहाँ पे देखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको विजिबल है। थोड़ा सा मैं मानता हूँ क्लियर थोड़ा सा कम रहेगा, बट समझ में आ रहा है एटलीस्ट। मैं पढ़ के भी समझाऊंगा, चिंता मत करो। तो अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। What is the difference between outstanding for current year and what is the difference between outstanding at end? समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the difference between current year and outstanding at end? जब मैं बोलता हूँ outstanding for current year, इसका ये मतलब है मैंने इस साल जो काम किया उसमें से अगर कुछ पैसा आना बाकी है तो, मतलब it pertains to this current year. Do we agree here? अरे हाँ या ना? और जब मैं आउटस्टैंडिंग एट एंड की बात करता हूं तो एज ऑन अ गिवन डेट जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो सारा आ जाएगा, चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, उससे प्रीवियस ईयर का हो। तो मैंने जो एग्जांपल लिया है उसके लिए बैलेंस शीट डेट लिया है गाइस 31 मार्च 2016। क्या लिया है? अगर 31 मार्च 2016 को मैं बोलता हूं कि दिस इज माई आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो मतलब मैं कौन से साल की आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं? मेक सेंस? आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर मतलब 15-16, हाँ या ना? 31 मार्च 2016 को व्हाट इज द करंट ईयर? 15-16, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। डज एवरीवन अग्री विद दैट? बट 31 मार्च 2016 को ही जब मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग एट एंड, मतलब मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016, बट उसमें चाहे वो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का हो या कितना भी पुराना, उससे फर्क नहीं पड़ता, सारा आउटस्टैंडिंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे हाँ या ना? तो क्वेश्चन में जनरली ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर जब बोला हो तो आपको ये समझना पड़ेगा वो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। जब आउटस्टैंडिंग एट एंड बोला हो मतलब वो आज तक के सारे आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। महाराष्ट्र बोर्ड इस चीज में थोड़ा सा ध्यान कम देता है, उल्टा पुल्टा बोल के अजम्पशन लेता है, अब दूसरे वाला सॉल्व करेंगे। हम समझ देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये चैलेंज हमें फेस होता है। सबको समझा है? ठीक है। अब क्या होता है, जो हम इनकम्स हैं उनसे रिलेटेड क्या होता है, जैसे अभी सब्सक्रिप्शन की इनकम है। किसकी इनकम है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन की इनकम के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। ये वर्किंग नोट आप है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही क्रेडिट साइड पे प्रेजेंट कर देंगे। समझ रहे हैं गाइस? इसके लिए कोई अलग से वर्किंग नोट मत प्रेजेंट करना, बट ये वर्किंग तो आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है।
आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैंने आपको क्या बनाया, एनपीओ के क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिलता है, ओपनिंग बैलेंस शीट और कैश बुक, यानी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, हाँ या ना। अभी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में समझो आपको दिख रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है 2 लाख रुपए, कितने हैं, कोई एक लेमैन से मैं पूछूंगा कि अगर मुझे 2 लाख रुपए मिले हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो वो बेचारा तो यही बोलेगा सर मतलब आपकी इनकम कितनी हो गई, 2 लाख। लेमैन मतलब जिसको अकाउंट्स की नॉलेज ना हो, वो व्यक्ति तो यही सोचेगा अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने 2 लाख कलेक्ट किए हैं तो आपकी इनकम कितनी हो गई। बट आप लोग तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप तो ये जानते हैं अकाउंटिंग में हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। मेरा सवाल है अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, अक्रूवल। अक्रूवल का क्या मतलब है, अगर काम कर दिया है पैसा नहीं भी आया है तो भी वो मेरी इनकम है, और पैसा आ गया है काम नहीं भी किया है तो वो मेरी इनकम। तो डज दैट मीन द कलेक्शन ऑफ 2 लाख ऑफ दिस ईयर इज माई इनकम? इट कुड बी हायर देन दिस, इट कुड बी लोअर देन दिस, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना, करेक्ट और नॉट गाइस, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हाउ डू वी फिगर आउट कि हमारी इनकम कितनी है, हमें इसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अब वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करते हैं इसमें आउटस्टैंडिंग एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट एंड का क्या मतलब है, ईयर एंड का जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो समझो जो एग्जाम्पल चल रहा था 31 मार्च 2016 वाला, उस डेट पे मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग एट एंड 60,000 है। कितना है गाइस आउटस्टैंडिंग एट एंड, 60,000 आउटस्टैंडिंग एट एंड का है का क्या मतलब है, मेरा साल के एंड में 60,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन का पैसा लोगों से आना, 60,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन का पैसा लोगों से आना, उसका क्या मतलब हो गया, अभी ये 60,000 काम तो कर दिया है, पैसा आया, इसका मतलब ये 60,000 इस 2 लाख में इंक्लूडेड है क्या बच्चों? Is this 60,000 included in this 2 lakh? But have I earned this 60,000? तो it is my income, हाँ या ना। तो इनकम में क्या कर दूंगा, ऐड, इसीलिए ऐड कर देते हैं कितना बच्चों, 60,000। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लिखा क्या है, ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड, देखा सबने, सबको समझा। लेस क्या करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। 31 मार्च 2016 है, लेट्स से 1 अप्रैल 2016 नहीं सॉरी 2015 को, जिसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, लेट्स से है 25,000। कितना है, हम जनरली अगर कुछ बोला नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, जो भी पिछले साल का पेंडिंग पैसा था वो इस साल में कलेक्ट हो गया होगा, हाँ या ना। गाइस जनरली हमारा अजम्पशन क्या रहता है, जो भी पिछले साल से रिलेटेड पेंडिंग पैसा था वो इस साल में कलेक्ट, बोल के करो अच्छे से समझे, है ना। तो इसका क्या मतलब है, ये 25,000 जो 1 अप्रैल 2015 को क्या था, वो इन द ईयर 15-16 हमारे पास रोकड़ा, मतलब ये 2 लाख के कलेक्शन में 25,000 पिछले साल वाला होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ या ना। मैंने यहां पे तो कलेक्शन का नंबर दिया था ना, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो ये 2 लाख में 25,000 कौन से साल का इंक्लूडेड है, जो साल के स्टार्ट में आउटस्टैंडिंग था। वो इनकम ये साल की है या पिछले साल की है, पिछले साल की, पिछले साल में आउटस्टैंडिंग था इसलिए ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था। ये साल की इनकम, पिछले साल इनफैक्ट मैंने अक्रूड दिखाया होगा कि नहीं दिखाया होगा, इसका कलेक्शन ये साल में हुआ है बट कमाई कौन से साल की है, तो दिस इज नॉट एन इनकम ऑफ दिस ईयर। तो 25,000 हम क्या कर देते हैं, माइनस। इजी और टफ, देखो सिंपल है। मैंने पहले आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड क्यों किया, क्योंकि 60,000 रुपया लोगों से आना बाकी है, वो मेरी इनकम है बट वो 2 लाख में इंक्लूडेड नहीं है, है ना। 25,000 माइनस क्यों किया, क्योंकि वो मेरी इनकम ये साल की बट वो 2 लाख में इंक्लूडेड है। सबको समझा, बहुत रैशनल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। लेस क्या होता है, एडवांस एट एंड। लेस क्या होता है बच्चों, एडवांस एट एंड। एडवांस एट एंड का क्या मतलब है, 31 मार्च 2016 को अपने पास एडवांस है
10,000 रुपए का। कितने का है? मतलब लोगों ने 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन दे दिया है, बट हमने अभी तक सर्विस दी। मे बी इट पर्टेन्स टू मेंबरशिप ऑफ नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, हाँ या ना? पैसा ले लिया है, काम किया एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसको इनकम बता सकते हैं क्या? नहीं। ये जो 10,000 रुपए एडवांस में आ गया है भैया, ये 2 लाख में इंक्लूडेड है कि नहीं है? ऑब्वियसली करंट ईयर में रिसीव हुआ होगा तो इट इज इंक्लूडेड इन दिस 2 लाख। बट हैव वी अर्नड दिस? सो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि हमारी इनकम नहीं है, एडवांस है, टेंड को माइनस कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? मेकिंग टोटल सेंस सो फार? ऐसा ही कुछ एडवांस हमारे पास 31 मार्च 2015 यानी 1 अप्रैल 2015 को भी रहा होगा ओपनिंग एडवांस। प्लीज बताइए, ये एडवांस एट बिगिनिंग। समझो, लेट्स से सच एन एडवांस इज 4,000, करेक्ट? पिछले, इसका क्या मतलब है? पिछले साल लोगों ने 4,000 रुपया भरा था, बट वो पिछले साल से पर्टेनिंग, तो कौन से साल से पर्टेनिंग होगा? पैसा कब आया? कमाई कब की है? तो इस साल की इनकम में क्या कर दूंगा? एड एडवांस एट बिगिनिंग। कितना? 4,000। क्योंकि इवन तो पैसा मैंने कब ले लिया था? पिछले साल। कमाई कौन से साल की है? ये साल की। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अकाउंटिंग ये साल होनी चाहिए, तो इस साल की इनकम में ऐड कर दिया। 2 लाख प्लस 60 प्लस 4 कितना हो गया? 264 माइनस 35 आप करने जाएंगे तो आई बिलीव 2,29,000 आ जाएगा। दिस इज इनकम फॉर 15-16। प्लीज बताइए, सबको समझा है? पिछले साल में लेस? पिछले साल में ये एडवांस अटेंड रहा होगा, तब माइनस किया होगा अपन ने, इसलिए इस साल में प्लस कर दिया। पिछले साल में जब ये सेम वर्किंग में पिछले साल के लिए कर रहा था, इस साल का एडवांस एट बिगनिंग पिछले साल का क्या था? एडवांस एट, तभी तूने वहां से लेस करके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाया और इस साल में ऐड कर दिया। समझा? मतलब वो तो अगर एडजस्टमेंट, हाँ मतलब जैसे ये वाला एडवांस अटेंड है, यहाँ पे माइनस किया, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिखेगा ना, लास्ट ईयर में किया ही रहेगा ना, वरना कैसे होता? सबको समझा? इजी, टफ, लॉजिकल? एटलीस्ट देखो, थोड़ा सा यूज्ड टू होने में 2-4 सम लगेंगे, बट एटलीस्ट लॉजिकली आपको फ्लो समझा है। यही सेम लॉजिकल फ्लो मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखिए, अभी सब लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव। क्यों लिखा है? क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जब लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? बाय। ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए ट्रू नहीं है, दिस इज ट्रू फॉर एनी अदर इनकम एज वेल। मैंने एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन का लिया है क्योंकि मेजॉरिटी 99.99% ये एडजस्टमेंट होता सब्सक्रिप्शन में ही है। समझ रहे हैं? बाकी किसी में इतना ज्यादा चारों लाइन आइटम वाला होता नहीं है। तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव, ब्रैकेट में क्या लिखा है बताओ? क्या लिखा है आगे? अच्छे से पढ़ो। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट साइड, आरईसी साइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं यहां पे कहना क्या चाहता हूं, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इधर जो नंबर लिखना है वो आपको कहां से लिखना है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की कौन सी साइड से? सबको समझा? हर एक जगह पे ब्रैकेट में जो चीज लिखी है वो ये डिपिक्ट करती है कि वो नंबर आपको मिलेगा कहां से, वो नंबर आपको, सबको समझा ये बात? तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट साइड, एग्जांपल लिया, वो नंबर कितना है? 2 लाख। प्लीज बताइए, सबको समझा? ऑनलाइन एक डाउट है, आउटस्टैंडिंग इज अक्रूड इनकम एंड एडवांसेस प्री रिसीव्ड इनकम। यस, एंड आउटस्टैंडिंग और एडवांस का अमाउंट एडजस्टमेंट में होगा, उस पर मैं आ रहा हूं, ठीक है? ऐड करते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग एट एंड। क्या करते हैं? ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड। जो हमने देखा, ये कहां से मिलेगा आपको? एडीजे मतलब कहां से मिलेगा? एडजस्टमेंट से। कितना है? लेट से ब्रैकेट में यहां पे एक बॉक्स भी, मतलब एक बॉक्स भी बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है? एडजस्टमेंट की आइटम के कितने इफेक्ट आते हैं? एक यहां पे ऐड किया, दूसरा इफेक्ट कहां दे दो? बैलेंस शीट में। असेट, इनकम है, पैसा आना तो असेट हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट में दे दिया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबको समझा? लेस आउटस्टैंडिंग एट, यही हमने स्टडी किया था। ये कहां से मिलेगा आपको? इसके यहां पे बॉक्स नहीं बनाया है, क्यों? इसका कितना इफेक्ट है?
ओपनिंग बैलेंस शीट इज इन अ वे क्या है आपका ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस की आइटम्स का कितना इफेक्ट जाता है, एक, एडजस्टमेंट्स के कितने जाते हैं, दो। ये फाइनल अकाउंट्स में चिल्ला के बताया था कि नहीं बताया था? तो एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट दिए, इसलिए वहां पे बॉक्स बना हुआ है। जो ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम है उसका एक ही इफेक्ट देना है, इसलिए वहां पे कोई बॉक्स बना हुआ। इजी लगा सबको और सेंसिबल भी लग रहा है अभी तक? थर्ड चीज, लेस क्या लिखा है, एडवांस अटेंड कहां से मिलता है, इसलिए इसका एक और इफेक्ट कहां जाएगा, ऐड क्या करेंगे, एडवांस एट, जो कहां से मिलता है, इसलिए उसका कोई दूसरा इफेक्ट यहां पे कर दिया, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इजी टफ। आपको क्या मिलेगा, इनकम फॉर द ईयर। कोई डाउट है इसमें लोगों को? पक्का लिख पाएंगे ये अपनी नोटबुक में? ऊपर वाला भी पार्ट लिखिएगा जो जिसमें मैंने ये जो समझाया है ना, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर और आउटस्टैंडिंग एट एंड का क्या मतलब होता है वो भी लिखिएगा। और जो काटा पीटी की हुई है उसको पूछने की जरूरत नहीं है, उसको पर्पसली काटा है। ऑनलाइन वाले भी बताइए, इफ यू गाइज हैव अंडरस्टूड गाइज, दिस इज द फर्स्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डन टुडे। अभी तक तो बहुत इजी पार्ट था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आज हमने किया। बढ़िया गाइज, मैं कुछ रेलेवेंट नहीं बोल रहा हूँ, मैंने लिखने का ही टाइम दिया है, डोंट वरी। और ऑर्डर किस में प्लस माइनस करें वो मैटर करता है क्या? हमेशा एक ही ऑर्डर फॉलो करो, वरना एग्जाम में तुम ही कंफ्यूज हो जाओगे। मैं गारंटी से बोलता हूँ, इसमें हीरो बिल्कुल मत बनना विहान, ठीक है? कि सर मैं कुछ अपना ऑर्डर लाता हूँ, मत करना, क्योंकि मैं हर सम में ये करा के लिखाऊंगा, तो माइट एज वेल तू भी अलाइंड हो जाए उसके साथ, तो अच्छा लगेगा, ठीक है? गाइस प्लीज इसका ऑर्डर चेंज मत करना, कुछ गलत नहीं होगा, इवेंचुअली तो प्लस माइनस सब कुछ होएगा, बट आप कंफ्यूज होते रहेंगे। मैं 10 बार 50 बार मैं एक चीज बोल रहा हूं, आप अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हैं, मत कीजिए वैसा। ये फाउंडेशन में भी ये वर्किंग नोट काम आएगा, फिर तब भी मैं यही मेथड कराऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सर आप एक बार बस एक्सप्लेन कर सकते हो आउटस्टैंडिंग एट फॉर द करंट ईयर माइनस क्यों होता है? आउटस्टैंडिंग फ्रॉम करंट ईयर माइनस कहाँ किया है? एज एन आउटस्टैंडिंग फॉर बिगनिंग जो आपने माइनस किया है तो ना। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग करंट ईयर का नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग मतलब जो इस साल के स्टार्ट में आउटस्टैंडिंग था, इट परटेन्स टू प्रीवियस ईयर ना। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का ओपनिंग। तो पिछले साल जो पैसा आना बाकी था ये वो है, करंट ईयर का नहीं है। ओके सर, है ना, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है ये वो है। ओपनिंग बैलेंस शीट में करंट ईयर का तो दे ही कैसे सकता है? राइट राइट, सेम ही डाउट। थैंक यू। हाँ चलिए आगे चलेंगे गाइस। अभी ये सेम चीज एक्सपेंसेस में भी तो हो सकती है, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। वो बदलाव क्या है ध्यान से देखिए। अभी एक्सपेंस में जब मैं जाता हूं तो मैंने सब्सक्रिप्शन के बदले एग्जाम्पल किसका लिया है? रेंट। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? डेबिट साइड पे आ जाएगा तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? 2 रेंट पेड का नंबर लिखा, जो कहां से मिलेगा मुझे? आगे बोलो कौन सी साइड? अच्छे से बोलोगे ना तो याद रहेगा। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, पेमेंट साइड। ऐड क्या किया? वो तो वही लॉजिक रहने वाला है, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड करूंगा, जो मुझे कहां से मिलेगा बच्चों? और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में। देखो आउटस्टैंडिंग ऐड होएगा और बिगनिंग एंड का, और बिगनिंग का लेस होएगा, वो तो सेम रहने वाला है। बस फर्क ये पड़ जाएगा क्योंकि अब ये खर्चा है, जो आउटस्टैंडिंग एट एंड है वो असेट के बदले क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में जाएगा। सिंपल है, मैंने ₹1,00,000 का रेंट भरा है, साल के एंड में मुझे 5,000 का रेंट भरना, तो मेरा खर्चा टोटल कितना हो गया? 1,05,000 हो गया कि नहीं हो गया? इसने मैंने 5,000 ऐड कर दिया। तो वो एडलेस वाले लॉजिक क्या है? सेम। क्या है? सेम। लेस क्या किया? जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एंड बिगनिंग। वापस से कई बच्चे इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, मेरे को 2 बच्चों ने ये डाउट पूछा है, तो मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूं क्योंकि काफी लोगों के शायद और मन में भी आया होगा। आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, बिगनिंग इज नॉट इक्वल टू करंट ईयर, ओनली करंट ईयर इज इक्वल टू करंट ईयर, याद रखिए। इनफैक्ट एंड ऑल्सो
डज नॉट नेसेसरीली मीन करंट ईयर, बट एंड में अगर और कुछ नहीं है तो करंट ईयर के इक्वली हो जाएगा ना यार। आप एंड को करंट ईयर से कंफ्यूज करो, मैं एक बार समझ भी सकता हूँ, बट बिगनिंग तो बिल्कुल भी नहीं। बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल की बैलेंस शीट, साल स्टार्ट हुआ है, मेरे को उस साल का आउटस्टैंडिंग स्टार्ट में कैसे पता होगा? मेरे को क्या पता मार्च में कौन कस्टमर्स रहने वाले हैं जो पैसा नहीं देंगे? आई हैव नो आइडिया, राइट? समझ रहे हो? तो इसलिए बिगनिंग इज नॉट इक्वल टू करंट ईयर। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? एंड में फिर भी करंट ईयर का पार्ट जरूर रहेगा, और अगर कोई और ईयर का कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है तो एंड और करंट ईयर क्या हो जाएगा? सेम। नॉर्मली वही होता है यार, कोई 12-12 महीने से ज्यादा के आउटस्टैंडिंग थोड़ी ना रहते हैं पैसे, है ना, डे टू डे बिजनेस में। बट ठीक है, समझ में आएंगे, अपन करेंगे। एड आउटस्टैंडिंग एट एंड, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। आरुष, आपका भी डाउट क्लियर हो गया है? वापस से एक बार मैंने डिस्कस किया है। हाँ सर, हो गया, थैंक यू। या लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट, ये हमने किया। लेस करेंगे प्रीपेड एट एंड। ये प्रीपेड एट एंड कहां से मिलेगा आपको? अभी मैंने इनकम के टाइम पे टर्मिनोलॉजी क्या यूज की थी? एडवांस। एक्सपेंस में क्या वर्ड यूज किया है? प्रीपेड। आप इधर भी एडवांस भी लिखेंगे, कोई गलत नहीं है। ज्यादा जनरली एक्सपेंस के लिए प्रीपेड वर्ड यूज करते हैं और इनकम के लिए एडवांस वर्ड यूज करते हैं। प्रीपेड एट एज पर। अभी लेस क्यों किया है? मैंने अगर कुछ रेंट भर दिया अगले साल के पर्टेनिंग, तो वो ये साल का खर्चा, तो इसलिए माइनस करते हैं। उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दिखा देंगे? फाइनल अकाउंट्स में भी यही करते थे कि नहीं करते थे? अगर तुम ये चारों लाइन आइटम में से ना जो एंडिंग वाली लाइन आइटम है उनको इंडिविजुअली देखो तो वो फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स ही हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग रहता था तो ऐड करते थे और लायबिलिटी में लिखते थे, प्रीपेड रहता था तो लेस करते थे और असेट में लिखते थे, हाँ या ना? और फिर ऐड कर देंगे प्रीपेड एट। ये खर्चा ये साल का है, भर मैंने कौन से साल दिया था? पिछले साल, तो इसलिए पिछले साल एसेट में दिख रहा था, अभी उसको खर्चे में ट्रांसफर कर दूंगा। विल गिव मी एक्सपेंस फॉर द ईयर। एनी डाउट्स और डिफिकल्टीज हियर? पक्का छाप लेंगे ये भी नोटबुक में। चलिए, ऑनलाइन वाले भी सभी लोग लिख लीजिए, कंफर्म कीजिए आपको समझा है। और काफ़ी सारे बच्चे अभी जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं ना, मैं उनको देखता था, पहले वो लोग ऑफलाइन आते थे। प्लीज़ यार ऑफलाइन आया करो इफ़ यू कैन। काफ़ी बच्चों को ना एक मिसकंसेप्शन रहता है कि एमसीक्यू है तो पेपर इजी ही रहेगा। मैं बता देता हूँ, ये गलत मिसकंसेप्शन है। तो एक बार ये धोखा मेरे साथ हुआ था। ये मिस्टेक तो मैं एज ए टीचर भी करता था। तो जब मैं टीचिंग स्टार्ट किया था, मैं सीपीटी पढ़ाता था, तो जो मैं दूसरा तीसरा बैच पढ़ा रहा था, मैं तो ऐसे सोचता था क्या एमसीक्यू में क्या ही। मेरे को ऐसे लगता था अकाउंट्स में तो एमसीक्यू में क्या ही टफ पेपर सेट कर सकते हैं। अभी खुद भी मैंने सीपीटी दिया था, मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे हिसाब से। तो मेरे को ऐसे लगता था क्या ही है अकाउंट्स के एमसीक्यू पेपर में। तो हाँ, बच्चों के सामने मैंने ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी व्यक्त नहीं किया था, मैंने उनको हमेशा पढ़ने के लिए बोला था। बट ऐसा मेरे माइंड में एक ओवर कॉन्फिडेंस रहता था। एक बैच मैंने पढ़ाया था सीपीटी का, मतलब लकीली उसमें से मतलब सब पास हो गए थे एटलीस्ट अकाउंट्स में, वरना वो पेपर इतना टफ था। 60 में से लोग, मैं एक बंदे को जानता हूँ जो सीए फाइनल तक फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया था, जिसने, मतलब काफ़ी स्मार्ट बच्चा है। उसको आप सोचो सिर्फ 18 मार्क आए थे। वो बोला सर इतना पेपर टफ है। और मैंने मेजॉरिटी लोगों से जिनसे भी बात करी थी आउटसाइड दैट क्लास एज वेल, 18 से 25 की रेंज में स्कोर था अकाउंट्स का। आप सोचो अकाउंट्स का एमसीक्यू पेपर इतना टफ बनाया था उन्होंने। मतलब मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं होंगे, बट आई एम ट्राइंग टू से अकाउंट्स में 50% से कम आए थे सब लोग। आप सिर्फ ऐसा सोचो कि अकाउंट्स में उतना टफ पेपर सेट हो सकता है, तो मैथ्स में तो यही तो टैलेंट था हमारा, मतलब आईसीआई का। देखो अभी उसमें ऐसा होता था, जब एमसीक्यू बेस्ड होता था तो काफ़ी सारा फोकस थियरी पे होता था। थियरी पे पूछ लिया, फिर कोई एक जर्नल एंट्री पूछ लिया, या तेरे को जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में याद है वो टाइप के सम्स किए थे जिसमें 4 अलग अलग सिनारियोज दिए होते थे। वैसा एक सिनारियो पूछ लिया जर्नल एंट्री क्या होगा, 60 मार्क का ऐसा आता था। फिर जैसे ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग वाले कॉन्सेप्ट पे पूछ लिया, ऐसा कुछ।
छोटा सा, बट उसमें पूरे सम्स नहीं आते थे, बट उसमें इसलिए मेरे को तो लगता है उसमें अंडरस्टैंडिंग बच्चों का थोड़ा हैम्पर होता था। बच्चा बोलता था सर मैं 3 पेज का सम सीखूं ही क्यों, मेरे को करना तो एमसीक्यू है, बट वो ये नहीं समझता था जब तक तू पूरा 3 पेज का सम नहीं सीखेगा तेरा कॉन्सेप्ट उतना अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा कि छोटा पार्ट पूछ लिया तो तू कर पाएगा। तो वो एक डिस्कनेक्ट बहुत आता था। बट सीपीटी तब इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, तो आईसीआई के थोड़े एडमिशन्स ड्रॉप हो रहे थे, सीए बहुत टफ है टफ है टफ है बोल के, तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करें, तो उन्होंने सीपीटी इंट्रोड्यूस किया। अब सीपीटी स्टार्ट होने के बाद हर इंसान सोचता है मैं सीए कर लूँगा। उनको ये लगता था सीपीटी पास करना बहुत आसान है, विच वॉज वेरी ट्रू ऑल्सो। मैं एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ, सीपीटी के लिए तो मैंने 5-7 दिन भी पढ़ाई नहीं किया रहेगा। लकीली पेपर उतना टफ नहीं आया था, सीपीटी का एग्जाम अगले दिन है, उससे 3 दिन पहले मेरे घर पे रिलेटिव्स थे। मेरे माँ बाप भी कैसे अलाउ किया पता नहीं, पढ़ी नहीं थी शायद, बट ठीक है ये सिचुएशन थी, उसमें भी आराम से पास हो गया था मैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वो उसका लॉजिक ही ये था बच्चों को अट्रैक्ट करना। और तब वापस से मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तब नहीं था जब मैंने दिया था, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मुझे पता था अकाउंट्स और लॉ में, मैं बोल रहा हूँ ना पेपर लिख के मैं श्योर हो गया था अकाउंट्स और लॉ में 95 आ जाएगा। तो मेरे को नेक्स्ट सेम डे 4 पेपर थे ना, 2 घंटा पेपर लिखा, 1 घंटे का ब्रेक, वो 1 घंटे के ब्रेक में मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि भैया मेरे को सिर्फ 5 मार्क्स स्कोर करना है, समझ रहे हैं। तो वो चीज़ें अभी नहीं है ना, अभी तो आपको मैथ्स में इंडिविजुअली 40 कम से कम लाना है, एवरेज में 50 लाना है सब सब्जेक्ट्स में, तो चैलेंजेस बहुत एम्पलीफाई हो गए, क्योंकि फिर सीपीटी लाए तो बहुत सारे बच्चे आने लग गए, फिर उनको दूर भगाना था, तो थोड़ा सा सीए फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट वैसे किए। लॉ भी अभी आपको रिटन प्रॉपर पेपर होता है ना, हाँ पहले था, अभी 400 हो गया, सबके 100 मार्क के इंडिविजुअल पेपर हो गए ना। सीपीटी तक 200 था टोटल, अभी सबके इंडिविजुअल पेपर्स है 100 मार्क के। पहले सीपीटी में क्या था, अकाउंट 60, लॉ 40, मैथ्स और इको 50-50 ऐसे होता था। अभी आपको चारों सब्जेक्ट के इंडिविजुअल नॉर्मल पेपर्स हैं, बस मैथ्स में आई गेस आपको एमसीक्यू और इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू है, करेक्ट। और वो पेपर का टाइम 3 घंटा देते हैं या थोड़ा कम देते हैं? 3 घंटा ही देते हैं, मेरे हिसाब से 2 घंटा है, ठीक है चलेगा, वट एवर इट इज़, वो तो सब बच्चों के लिए ही वैसा रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ लाइटली मत लीजिए। और मैथ्स में तो एमसीक्यूज में ना ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर ने तुमको चालू किया फाउंडेशन का कुछ? हाँ, तो जब वो कराएंगे ना तो उसमें ट्रिक्स देंगे वो कि भाई कोई चीज़ को कैसे कैलसी पे सॉल्व करना है या शॉर्टकट में सॉल्व करना है। वो हम अकाउंट्स के लिए भी करते थे बट अब इररिलेवेंट हो गया है। अभी अकाउंट्स के लिए मैं आपको एटलीस्ट कैलसी में वो ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको कैलकुलेशंस करने में मदद करेंगे। शॉर्ट में करने में सम का कोई रेलेवेंस अब नहीं रहा है, समझे। प्लीज़ फोकस कीजिए मैथ्स में, अभी से एफर्ट डालिए, बैकलॉग मत क्रिएट कीजिए। कितने लोगों का मैथ्स के जितने चैप्टर्स हो गए हैं क्लासेस में उतना पढ़ के हो गया है? हुआ है? गलत बात है ना। देखो मैथ्स तो मेरा भी बहुत वीक था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट विल टेक एफर्ट्स, इट विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स। और फिर क्या है ना, तुम ये नहीं समझते हो, ये एक बच्चों के माइंड में रहता है अभी तो वीडियोस का बैकअप है, मैं बाद में वीडियो देख के कर लूँगा। उतना नहीं होता है वीडियो, वो वीडियो के बिना सारी ज़िंदगी चल रही थी, उसके बिना अभी भी चलेगी। मैं ये बोल रहा हूँ वीडियो से उतना पढ़ाई नहीं होता है जितना आप अभी तुम पढ़ लो। क्लास में सर आ रहे हैं, अगले लेक्चर में पूछ लो। आज जैसे तू डाउट लेके आया, मेरे से आज पूछ लेगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ तेरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वही सोचे छोड़ना, मैं भी पढ़ता नहीं हूँ, बाद में डाउट आएगा वीडियो में से देख लूँगा। मत कीजिए वो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ देखिए, स्टेशनरी कंज्यूम्ड करके कुछ लिखा हुआ है। हाँ, अभी ये क्या है ना, ये भी एक टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है जो एनपीओ में आता है कि आपको सम में रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में दिख लेंगे पेमेंट फॉर स्टेशनरी कितना है। अब आपको स्टेशनरी का स्टॉक दे देंगे। क्या दे देंगे? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे देंगे। फाइनल अकाउंट्स में भी हमने स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के एडजस्टमेंट्स किए हुए हैं। अगर आपको याद हो, एडजस्टमेंट्स में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया होता था तो हम स्टेशनरी के खर्चे में से माइनस करते थे और कहाँ लिख देते थे? बैलेंस शीट में असेट। लॉजिक बीइंग के इतना स्टेशनरी अभी तक यूज हुआ तो वो ये साल का खर्चा
तो खर्चे में से माइनस, बैलेंस शीट में असेट। याद आया सबको? अभी वैसे ही इस सम में क्या होता है, टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, इस साल मैंने कितने का स्टेशनरी यूज किया वो कैसे पता चलता है? सिंपल है, ये वाला पार्ट तो आपने पहले भी देखा हुआ है, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, ऐड, मतलब स्टार्ट होएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस ओपनिंग स्टॉक। कहां से मिलेगा? तो मतलब समझो साल के स्टार्ट में मेरे पास 1000 रुपए का स्टेशनरी था, मैंने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 का खरीदा, तो मेरे पास अवेलेबल कितने का हो गया बच्चों? 11 में से 2 ईयर एंड में बचा हुआ है, तो मैंने इस साल में कितने का यूज कर लिया? हेंस ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। डज इट मेक टोटल सेंस? अरे हाँ है ना? ओपनिंग वाला कहां से मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से। परचेजेस वाला कहां से मिलेगा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से या वर्किंग नोट से। वर्किंग नोट वाला पार्ट में बाद में समझाता हूं, ठीक है? या तो कहां से मिलेगा, बोलो कहां से मिलेगा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट से, पेमेंट ये परचेजेस वाला पार्ट। या कहां से मिलेगा? वर्किंग नोट हम कब सीखेंगे, बाद में, रुक जाइए उसके लिए। और लेस क्या होएगा? जो कहां से मिलेगा? इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, असेट। अगर आपको याद हो तो ये सेम चीज हम फाइनल अकाउंट्स में भी करते थे। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट सोचो, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता था, परचेजेस डेबिट होता था, दोनों डेबिट डेबिट प्लस हो गए कि नहीं हो गए? और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट होता था, माइनस हो गया कि नहीं हो गया? अरे सब कुछ सेम है, सिर्फ प्रेजेंट करने का तरीका अलग है ना? उसमें भी तो आपने किया क्या इवेंचुअली? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग किया कि नहीं किया? डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिख के, यहां पे भी हम वही कर रहे हैं। सबको समझा? शुड आई मूव फॉरवर्ड? अभी कभी कभार यहां पे मैंने लिखा ना, एक वर्किंग नोट का इस्तेमाल करना होता है। ये वर्किंग नोट का इस्तेमाल कब करना पड़ता है, ध्यान से देखिए। जब आपको पेमेंट साइड पे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में पेमेंट साइड पे परचेजेस ऑफ स्टेशनरी के बदले बोला हो पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी। क्या बोला हो? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी या सप्लायर्स फॉर स्टेशनरी। इसका क्या मतलब है? जितना मैं पे कर रहा हूं उतने का ही परचेज हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है मैंने इस साल सप्लायर्स को 50,000 रुपया दिया, बट हो सकता है 50,000 में से 10,000 पिछले साल का हो, हाँ या ना? तो इसलिए मेरे को किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा? यानी बेसिकली किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर्स का, टू फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ। कैसे कर सकते हैं? स्टेप नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा क्रेडिटर्स का? माइंड में क्रेडिटर्स का अकाउंट सोचो। क्रेडिटर्स क्या होता है? एक लायबिलिटी में कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कहां से मिलेगा? ये ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट से लिखा, लेट्स से इट इज 5000। डू यू गाइस एग्री? क्लोजिंग बैलेंस ढूंढा, क्लोजिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? इसका दूसरा इफेक्ट भी दे दिया, कहां पे? बैलेंस शीट में। लेट्स से इट इज 6000, है ना? पेमेंट का फिगर कितना है? 2 कैश बैंक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर्स की लायबिलिटी कम हो जाती है, 2 कैश बैंक। तो क्रेडिटर्स में डेबिट साइड पे अपीयर करेगा 2 कैश बैंक। मिलेगा कहां से ये? लेट्स से दिस अमाउंट इज, बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा? परचेजेस। तो 9 प्लस 6 यहाँ पे 15 आया, सेम 15 यहाँ लिखा, माइनस 5 10,000 मिला कि नहीं मिला? ये 10,000 क्या चीज का होगा? परचेजेस का। परचेजेस की एंट्री क्या होती है? परचेजेस टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पे बाय परचेज क्रेडिट साइड पे, आया ना? ये बैलेंसिंग फिगर मिला, सबको समझा? कोई डाउट है इसमें? इसमें मैंने कुछ चीजें और लिखी हुई हैं, वो भी मैं समझाता हूं। पहले बताओ ये समझा बहुत अच्छे से? फिर ये जो 10,000 है ये जाके यहां पे लिख देंगे और फिर कंज्यूम्ड वाला ढूंढ देंगे, समझा? एक चीज और समझो, यहां का जो क्लोजिंग स्टॉक है और यहां का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये दो अलग चीजें हैं। क्लोजिंग स्टॉक का क्या मतलब है कि मेरे पास साल के एंड में कितना स्टेशनरी का माल पड़ा हुआ है ना? कितने की स्टेशनरी वैल्यू की फिजिकल आइटम पड़ी हुई है ना? यहां का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसका क्या मतलब है? मेरे को क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना बाकी है ना? दोनों अलग अलग चीजें हैं कि नहीं है? इसमें एक और चीज होती है और फर्दर कॉम्प्लिकेट करने के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड नहीं पूछता है बट कभी सीए के सम में आ गया तो तुमको पता होना चाहिए, तो यहीं पे सिखा देता हूं। कभी कभार क्या होएगा, क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को एडवांस दिया होगा। ऐसा हो सकता है ना, अपने 5 सप्लायर्स है स्टेशनरी के, 2 एडवांस लेते हैं, 3 उधार देते हैं, है ना?
सब पार्टी टू पार्टी नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसको हमने एडवांस दिया हुआ है सप्लाई, तो उस सप्लाई में कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस हो जाएगा? तो वो यहां पे लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस, समझे? ये कहां से मिल जाएगा आपको? और फिर अगर उसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो यहां पे लिखने का बाय बैलेंस कैरिड, जो क्या रहेगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस। उसका दूसरा इफेक्ट कहां चले जाएगा? समझे सब लोग? होने के चांसेस कम है, बट अगर होगा तो उसको लिख देने का, इजी टफ। उसका नेमिंग होगा एडवांस टू सप्लायर्स। क्या नेमिंग होगा? समझे? सप्लायर्स रख दो ना, सप्लायर्स रख दो। और इनफैक्ट अगर एडवांस भी है और क्रेडिटर्स भी है तो भी सेम ही अकाउंट में डाल दो। डेबिट साइड पे एडवांस का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, हाँ या ना? ऊपर अकाउंट का नाम दे दो सप्लायर्स। क्या नाम दे दो? क्योंकि पेमेंट तो एक ही जगह दी हुई होगी ना यार, उस पेमेंट को कैसे स्प्लिट करोगे अलग अलग टाइप के सप्लायर्स में, एडवांस और क्रेडिटर्स वाले में? वो आपको पता। तो एक कॉमन अकाउंट बनाओ, दोनों टाइप के बैलेंसेस डेबिट क्रेडिट में लिख के खत्म करो, इजी टफ। जल्दी से छाप लीजिए इस वर्किंग नोट को। ऑनलाइन वालों को भी समझा है? वेरी गुड। चलिए मैडम, आज आप फर्स्ट। गाइज एक बस टॉपिक निकला है तो बच्चों को बता दूं, प्लीज 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 ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और ऐसे सब ऐप से थोड़ा दूर रहिए। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा लॉसेस किए हैं। मतलब people have lost their homes, money, everything on this. Please don't do it, ठीक है? ओके भाई, थैंक यू। तो एक दो सवाल ऑनलाइन ये है कि ये लेजर वर्किंग नोट में आएगा क्या? यस, वर्किंग नोट में अलग से दिखाना रहेगा। और एडवांस क्यों नहीं आता 12th में, वो आपको महाराष्ट्र बोर्ड का एक आईडी गूगल कीजिए, उस पर मेल कीजिए, प्लीज़ लेट अस नो व्हाई डू यू नॉट आस्क दिस एडजस्टमेंट इन 12th स्टैंडर्ड, एंड आई होप दे विल बी एबल टू रिप्लाई। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। यही स्ट्रैटेजी तो कल्प के साथ भी यूज करता है ना। शांत शांत शांत। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में अगर सीधा परचेजेस दे दिया है तो ठीक, या अगर सीधा परचेजेस दे दिया है तो ये वर्किंग नोट, ये लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर दिखा है पेमेंट टू सप्लायर्स या ऐसा कुछ, तो वर्किंग नोट बनाने का। अच्छा, अगर पेमेंट टू सप्लायर्स भी लिखा है बट क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस या एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग दिया, तो फिर तू ये बना ही नहीं सकता है, तो यही होएगा। तो इन दैट केस पेमेंट टू सप्लायर्स विल बी इक्वल टू परचेजेस, राइट? अच्छा, अगर वर्डिंग परचेजेस दे दिया है बट क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वो परचेजेस नहीं, वो पेमेंट टू क्रेडिटर्स है। बेसिकली अगर किसी भी सप्लायर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस एडवांस या क्रेडिटर्स का आपको सम में दिखता है, तो आपको लेजर अकाउंट बनाना है, वरना सिर्फ ऊपर वाले पार्ट से काम हो जाएगा। सबको समझा? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सेपरेट फंड। 1 मिनट सुन के जाएगा सिर्फ, हो सकता है, बस 1 मिनट इधर ही बैठ जाओ। सेपरेट फंड का मैंने आपको क्या बताया, जैसे एक वो प्लेग्राउंड फंड का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, कैसे बोला प्लेग्राउंड के लिए पैसे देता हूँ, तो वैसा ही काफ़ी बार अभी 2 टाइप के फंड्स होते हैं उसमें भी, एक जो किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए किया हो और एक जो किसी असेट कंस्ट्रक्शन के लिए किया हो। ठीक है, असेट वाला पार्ट हम CAFC में ही पढ़ेंगे, अभी काम नहीं आता है। एक्सपेंसेस वाला पार्ट हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने समझो किसी NPO को डोनेशन दे दिया 5 लाख रुपए का, और बोला ये 5 लाख रुपए सिर्फ आप क्रिकेट टूर्नामेंट अरेंज करो, उसके लिए यूज करो। ठीक है, जैसे कल्प ने ग्राउंड बनाया, मेरे पास कल्प जितने पैसे नहीं है कि मैं ग्राउंड बनवा सकूं, बट मैंने बोला टूर्नामेंट रखने के लिए मैं पैसे देता हूँ, 5 लाख रुपए डोनेट कर दिए। तो उनकी बैलेंस शीट में एक आ गया टूर्नामेंट फंड, क्या नाम से आ गया, और फिर जब भी क्रिकेट टूर्नामेंट रखेंगे जितना भी खर्चा होएगा वो लोग उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, क्या सीधा मेरे फंड में से माइनस कर देंगे, हाँ या ना?
कि भैया हमने 5 लाख रुपए आपसे लिए था, वो खर्चा कर दिए, तो आपका फंड उतना 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 क्या होते रहेगा, कम। तो कोई भी सेपरेट ऐसा फंड दिया है तो वो अपीयर कहां पे करता है, एक उसका क्या दिखाने का, पहले ऐड क्या करने का, एनी इनकम रिलेटिंग टू द फंड। एनी इनकम रिलेटिंग टू द फंड क्या होता है, अभी फंड का 5 लाख रुपया मैंने दिया, नहीं, दिस इज नॉट लाइक जनरल रिजर्व, नॉट एट ऑल, ठीक है। मोर और लेस कैपिटल रिजर्व तू बोलता तो मैं फिर भी समझता, जनरल रिजर्व की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। जाने ही देना, ये एक सेपरेट लाइबिलिटी है, इसको वैसे कुछ ट्रीट ही मत कर। एक तरीके से प्रोविडेंट फंड फिर भी जो हम पढ़ते थे ना, ये वैसा है कि एम्प्लॉइज का पैसा उन पे ही स्पेंड कर, उनको ही देना इवेंचुअली, ये थोड़ा बहुत वैसा फिर भी सोच सकते हो, बट किसी नहीं सिर्फ बैलेंस शीट, बट किसी जैसा सोचने में कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल जो है इसका समझो। ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट से मिला, ओपनिंग बैलेंस शीट से वो लिखा, एड एनी इनकम इन रिलेशन टू द फंड। जैसे मैंने 5 लाख रुपए दिए थे, अभी जब तक वो एनपीओ उस 5 लाख रुपए को स्पेंड नहीं करता ना, रूल ये कहता है उसको वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, बट वो इन्वेस्टमेंट पे भी जो इनकम आएगी वो सीधा इस फंड में ऐड होगी। जैसा कि प्रोविडेंट फंड में याद है, प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रहता था, यहीं पे ऐड करते थे प्रोविडेंट फंड में, वैसा यहाँ पे भी ऐड हो गया। क्यों, क्योंकि वरना तो वो लोग क्या करेंगे, वो 5 लाख रुपए कभी स्पेंड नहीं करेंगे, एफडी पे उसका इंटरेस्ट खा के कुछ और खर्चा करते रहेंगे, हाँ या ना। तो फिर मेरा तो पर्पस सर्व नहीं हुआ ना, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसने एनी इनकम रिलेशन टू द इन रिलेशन टू द फंड ऐड कंट्रीब्यूशन। समझो मैंने 5 लाख रुपए दिए, देख के और लोग इंस्पायर हो गए, जैसे कार्तिक सर, नारायण सर बोले हम लोग अच्छा नहीं खेल पाए, हम बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि वो लोग अच्छा खेलें, तो वो लोग ने भी 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए सबने दे दिए, है ना, समझ रहे। उन लोग ने बोला मेरे टीम मेंबर्स कुछ सीख जाएंगे इसी बहाने में भी, तो उन्होंने भी पैसा डोनेट किया, बोले कि जैसा परफॉर्मेंस अभी था वैसा वापस फ्यूचर में देखना पड़ेगा तो रोना आ जाएगा, बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो उन्होंने पैसा डोनेट किया, तो ऐड फर्दर कंट्रीब्यूशन रहा तो उसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, रो मत चल दे कभी, हाँ समझ रहे हो कि नहीं, रो मत, कोई और कंट्रीब्यूशन रहेगा तो ऐड कर देंगे, हाँ या ना, समझे सब लोग। और लेस कर देंगे एनी एक्सपेंस पेड आउट ऑफ दैट फंड। तो कभी भी कोई टूर्नामेंट हुआ, उस पे समझो एक टूर्नामेंट रखा, 25,000 का खर्चा हुआ, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट, यहां से सीधा माइनस हो जाएगा, सबको समझा। और उससे आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, जो कौन से कहाँ चले जाएगा, आउटर कॉलम में चले जाएगा बैलेंस शीट में। इसका अलग से कोई अकाउंट नहीं बनाना, बैलेंस शीट में इनर कॉलम में प्रेजेंट कर देना, सबको समझा। अच्छा, और ये जो फंड है इससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट रहा, जैसा कि मैंने बोला वो 5 लाख रुपए इन्होंने एफडी कर रखा है, तो वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। इजी, टफ, मेकिंग सेंस। तू चाहिए तो वॉशरूम जाके आ जा, लिख बाद में लेना, कोई बात नहीं। ऑनलाइन वाले बताइए सबको समझा है। टूर्नामेंट के जगह रिजर्व करने का फी इनकम हुआ ना अपने लिए। अथर्व एक बार अनम्यूट करके समझाएगा क्या, मेरे को ये समझा नहीं भाई। तो वो तो उस टूर्नामेंट से रिलेटेड। अच्छा, तू बोल रहा है कि कोई टूर्नामेंट खेलने के लिए अगर किसी ने कुछ पैसे भरे, करेक्ट? अरे तो वो कैसा होता है ना, हमेशा याद रखना, अगर उस टूर्नामेंट में कुछ इनकम भी हो रही है तो वो नेट एक्सपेंस देखा जाएगा। समझ, टूर्नामेंट में 2 लाख की इनकम हुई, 3 लाख के खर्चे हो गए, तो रिजर्व में से लाख रुपया माइनस होएगा। समझ रहे हो, नेट कितनी कॉस्ट आ रही है ऑफ द टूर्नामेंट, समझा? नहीं, घर पे तो ऐसे भी कुछ नहीं लेके जा सकता, नॉट फॉर प्रॉफिट है, बट बाकी पर्पजेस के लिए भी यूज नहीं कर सकता। एनी एक्सपेंस पेड आउट ऑफ द फंड मतलब टूर्नामेंट कोई अरेंज किया उसका खर्चा, नेट खर्चा इन अ वे। सेपरेट फंड इन्वेस्टमेंट रहा तो बैलेंस शीट एसेट सही, क्लोजिंग बैलेंस बस, उसके बाजू में कुछ नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस वो खत्म हो गया, उसके बाद फिर लिखा है अगर सेपरेट फंड इन्वेस्टमेंट रहा तो वो बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा, समझा? हाँ हाँ लिखना है ना, ये अलग चीज हो गई गाइस। ये ऊपर लायबिलिटी का अकाउंटिंग सिखाया पहले, वो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस पे समाप्त हो गया, ओके। और फिर ये एक सेपरेट लाइन आइटम है,
कि अगर सेपरेट फंड का इन्वेस्टमेंट है तो वो जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, समझा? अगर आपने यहाँ तक ध्यान से समझा है तो मैं कहूँगा आपको 65-70 मतलब रादर 80% ऑफ एनपीओ समझ गया फॉर ट्वेल्थ। तो लिखा ना एनी इनकम इन रिलेटिंग, इजी टफ एसेट साइड में आएगा तो दोनों बैलेंस शीट में कि लाइबिलिटीज में ऐड कर देंगे। देख कैसा होता है, कोई इनकम होता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक टू इनकम। इसमें तो क्या करेगा, बैंक टू दैट फंड, तो इसलिए फंड में ऐड हो जाएगा। बैंक में तो पैसा आएगा ही, बट जो क्रेडिट एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं होएगा अनलेस वो पैसा हम फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं करवाता हूँ, चिंता मत कर, हो जाएगा। चलिए डन गाइज, व्हाट वील डू इज नाउ वील टेक अ ब्रेक टिल 9। आप लोग ब्रेक में डिस्कस कर सकते हैं कि आज आरसीबी कैसे हारेगा। जीत जाएगा तो कल मैं बहुत रोऊंगा लेक्चर में। हाँ पार्टी पक्का, देखो पार्टी। एनपीओ के टैक्सेस नॉर्मली होते हैं बट अभी के लिए अपने लिए रेलेवेंट नहीं है, ना 12th के लिए ना सीए फाउंडेशन के लिए। और मेरे को फिर मतलब वो सीए इंटर या फाइनल के टैक्सेशन में होगा, थोड़ा डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा अपने को। सर गाइज वील कंटिन्यू नाउ। सर बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को। तो बहुत लोग गलत करते तो इस लायक तो नहीं है। चलो गाइज ध्यान से देखिए, अभी अब ना मैंने बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या कर रखा है, क्या हुआ, हाँ मतलब मैंने ना एनपीओ में जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सब्सक्रिप्शन वाले सम्स आते हैं उनके, अरे वो मैडम मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हर बार मैं देखो बोलता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तब मत बोल, कितना भी अच्छा बात हो या गुस्से वाला बात हो तब इग्नोर कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उनके अलग अलग क्वेश्चंस को एज सिनारियोज यूज़ किया है। ये मैं पहले ही बच्चे को सिखा देता हूँ कि जब सम्स करेंगे तो 80-85% सम्स इसी में से आ जाएंगे। तो सम कराते टाइम तो आप जानते हैं मेरे को मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं है एज ए टीचर। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ जब सम कराऊँ तब मेरे को स्ट्रेस हो, मेरे को ऐसा फ्री चाहिए उस दिन। तो पहले ही अपन ये भी करा देते हैं कि बच्चा भी जब सम स्टार्ट करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, एटलीस्ट यू हैव दैट नॉलेज। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये लिखने में साइज इसका छोटा है बट आपको समझ जाएगा आई थिंक। देखने में ऐसे विजिबल होने में तो चैलेंज नहीं आ रहा है ना गाइस, ऑनलाइन वालों को भी विजिबल हो रहा है ना, एटलीस्ट थोड़ा सा छोटा होगा, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एटलीस्ट इट इज यस सर। बढ़िया। तो अभी यहाँ पे सिनेरियो 1 में क्या प्रेजेंट किया है, ध्यान से देखिए। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये है क्वेश्चन का पार्ट और यहां पे है आंसर, देख रहे हैं। क्वेश्चन में आपको जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया होगा उसमें लेटेस्ट से एक आइटम दी है, कितना, मतलब ये मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का नंबर हो गया कि नहीं हो गया फॉर द ईयर, मतलब इस साल में कितने का सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया है हमने। डू यू गाइज अग्री हियर? ठीक है। सम में फिर क्या दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब एक तरीके से क्या हो गए हमारे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2009 एंड 2010। 2009 मतलब क्या है, बिगिनिंग, और ये क्या है, एंड। अभी कोई बोलेगा सर बिगिनिंग वाला भी एडजस्टमेंट में दिया है, तो बिगिनिंग वाले के भी क्या हमें 2 इफेक्ट देने हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि कभी कभार ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया होता, तो जब बिगिनिंग वाला आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो आप उसको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के सारी चीजें एक बार वहां लिख दीजिए और एक बार यहाँ पे जो अभी हम सॉल्व करेंगे उसमें आएगा। सबको समझा?
कभी कभार आपको ओपनिंग बैलेंस शीट सम में देते, तो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स के साथ ही दे देते हैं। किसके साथ दे देते हैं? जैसे यहाँ पे ये दो चीजें दी हैं, देख रहे हैं सब लोग, तो इसको लेके जाके यहाँ पे एंटर लिख कर देने का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5000 असेट साइड पे लिख दिया। कौन सी बैलेंस शीट में? एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 3000 लिख दिया। समझ रहे हो? इसको ये नहीं कहेंगे कि दो इफेक्ट दिए, एक ओपनिंग में एक और इसमें। इसका ये मतलब है बस ओपनिंग का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट दिया नहीं था, हमने इन्फॉर्मेशन लेके उसको बना दिया, दैट्स इट। समझा सबको? चलूं आगे। ठीक है, अभी सम क्या कहता है? आपको कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन स्टार्ट में था 5000, एंड में है। एडवांस सब्सक्रिप्शन स्टार्ट में था, एंड में कितना है? ये एकदम हमारा स्टैंडर्ड प्लेन वेनिला सम है। प्लेन वेनिला जब आप आगे जाएंगे तो प्लेन वेनिला का क्या मतलब होता है? जिसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड आइटम है एकदम। ठीक है, ये एकदम स्टैंडर्ड टाइप का सम है जिसमें हमारे सारे एडजस्टमेंट्स भी कवर होते हैं जो हमने सीखे हैं रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन, और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। कैसे नहीं है? पहले लिखते हैं हम क्या? बाय सब्सक्रिप्शन। ये कहां से मिलता है बच्चों? सोच के, दिमाग लगा के बोलो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कहां से मिलता है? 50,000 मिला यहाँ पे, ये 50,000 जाके मैंने यहाँ पे लिखा कि नहीं लिखा? ऐड क्या होता है? आउटस्टैंडिंग ऐड, जो कहां से मिलता है? कितना है? यहाँ पे लिखा कि नहीं लिखा? इसका क्या जाता है? दूसरा इफेक्ट कहां जाता है? कौन से बैलेंस शीट में? Closing balance sheet, that is 31st March 2010 for this particular sum. Do you guys understand this? अरे हाँ या ना? लेस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एट, जो कहां से मिलता है? जो कितना है इस सम में? यहां पे लिख दिया, हाँ या ना? कोई बोलेगा सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जिसका मैंने आपको बताया कि कुछ सम में ओपनिंग बैलेंस शीट दिया होता तो ये बनाना पड़ेगा, वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, चलूं आगे। नेक्स्ट, बट इसका कहीं गलती से दूसरा इफेक्ट मत देने देना, एक इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में ही जाएगा, समझ रहे हो? नेक्स्ट क्या है? लेस एडवांस एट, लेस जो कहां से मिलता है? कितना है? यहां पे से लेस कर दिया कि नहीं कर दिया? इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? ऐड क्या करते हैं? जो कहां से मिलेगा? कितना है? ऐड कर दिया। 50 + 4 -5 -5 + 3 नेट कितना आया? जो आपके सम के सोल्यूशन में आउटर कॉलम में चले जाएगा। डू यू गाइज अग्री? इजी लगा, टफ लगा? इसको इसलिए मैंने कहा एकदम प्लेन वेनिला, एकदम स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। इजी टफ वापस से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है? 50,000। और एडजस्टमेंट्स में क्या बताया है आपको? आउटस्टैंडिंग और एडवांस, ओपनिंग क्लोजिंग सब दे दिया है, हाँ या ना? तो हमने जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, ये एक बार पूरा बोलेंगे हम विदाउट नंबर्स। सबसे पहले क्या आता है? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव, जो मिलता कहां से है? नेक्स्ट क्या होता है? बोलो, प्लस माइनस भी बोलो। ऐड, जो मिलता कहां से है? जिसका दूसरा इफेक्ट कहां जाता है? कौन सी बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट। वेरी गुड। उसके बाद क्या है? बाय क्या बोल रहा है? लेस आउटस्टैंडिंग एट, जो कहां से मिलता है? ठीक है, उसके बाद क्या है? जो कहां से मिलता है? जिसका दूसरा इफेक्ट कहां जाता है? फिर क्या आता है? जो कहां से मिलता है? जिसका दूसरा इफेक्ट कहां जाता है? कुछ दूसरा इफेक्ट जाता ही नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट के आइटम का एक ही इफेक्ट जाता है, हाँ या ना? और फिर फाइनल आंसर कौन से कॉलम में जाता है? आउटर कॉलम। सबको समझा? सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो ऐसे सही है ऐसा मत सोचो, समझो पहले क्या क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन भी तो हो सकता है ना? लास्ट आइटम जो एडवांस एट बिगिनिंग है उसका कोई दूसरा इफेक्ट, समझा? प्लीज वापस से बोल दे रहा हूँ, कई बार ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखने को एक इफेक्ट देना बोलते, वो क्वेश्चन कंप्लीट करने का पार्ट है, फिर आप ओपनिंग बैलेंस शीट से एक इफेक्ट यहाँ पे दे देंगे, दैट्स इट। क्लियर है?
इजी टफ? ऑनलाइन वाले भी बताइए, सबको ये वाला सिनेरियो समझा है क्या? लिखने का टाइम मैं दूंगा, डोंट वरी। मैं पहले सारे सिनेरियो समझा देता हूँ, फिर क्या एक और बार लिखते लिखते रिविजिट भी हो जाएगा, और अगर टाइम नहीं बचा तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एटलीस्ट 10 बजे तक मैं समझा के सारा हो जाएगा। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे, ओके? आज मैं बता देता हूँ, अगर घर जाके कोई भी बच्चा एनपीओ की थियरी कल के लिए नहीं पढ़ के आता है, मत आइए, डोंट कम, आई डोंट केयर, नहीं हो पाएगा ये टॉपिक आगे, आप मत आइए प्लीज, डोंट कम ओनली। मतलब ऐसा आके ना बोलना मत, सॉरी सर मैं भूल गया, भाड़ में जाइए, क्लास मत आइए। इज दैट क्लियर? सब लोग येस और नो में जवाब देंगे? वेरी गुड। क्योंकि होएगा ही नहीं ये टॉपिक आगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना? फिर आप बैठेंगे पूरे क्लासरूम में लॉस्ट रहेंगे, आई डोंट वांट दैट। आप घर पे लॉस्ट रहिए, है ना? चलिए वापस से अभी सिनेरियो 2, जैसा मैंने कहा था अलग अलग प्रकार से जैसे क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं। तो है यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010, ईयर वियर सब सेम रखा है। वापस से 2 सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, बट यहाँ क्वेश्चन में एक चेंज क्या हो गया है, ऐसा लिखा है इंक्लूड सब्सक्रिप्शन ऑफ 2500 फ्रॉम, ये क्वेश्चन है। अभी आंसर इसका ना गाइस इसके बाद यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो टेबल है ना ये आंसर का पार्ट है, आई विल कम टू इट। क्या बोला है, इंक्लूड्स फ्रॉम लास्ट ईयर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज एंड प्रीवियस ईयर इज। इस बार देखोगे तो टर्मिनोलॉजी आउटस्टैंडिंग एट एंड एंड बिगिनिंग नहीं यूज की है, आउटस्टैंडिंग ऑफ एंड, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग एट एंड एंड आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग चाहिए। बिगिनिंग तो मैं समझ गया 3000 होगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 3000 है, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना होगा, 3000। अभी ये 3000 में से कितना मिल गया है, तो जब मैं आउटस्टैंडिंग एट एंड कंप्यूट करूंगा तो मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग एट एंड में एक तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो कितना है, डू यू गाइज अग्री? पक्का? और उसमें एक समथिंग देयर इज विच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर, विच इज हाउ मच, out of the 3000 of previous year 2500 has been collected, how much is still outstanding? So can I say at the end of the current year my outstanding at end would be total how much? Out of that 4000 pertains to and 500 of, this makes total sense. मैं फिर से रिपीट करता हूं, अभी इस एग्जांपल से तो आपको आउटस्टैंडिंग एट एंड एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि नहीं? मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 50,000 रुपया हमने कलेक्ट किया है, बट इसमें से 2500 किस साल से रिलेटेड है, तो हमने लिखा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, एडजस्टमेंट्स में दिया था 4000 है और प्रीवियस ईयर का कितना है। तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग एंड ढूंढना चाहूं तो मैं बोलूंगा करंट ईयर का 4000, पिछले साल का 3000 में से 2500 आ गया, तो अभी भी कितना आना बाकी है, तो मिला के 4500 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो मेरे सम का सोल्यूशन कैसे होएगा, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एड आउटस्टैंडिंग एट, कितना आ गया, ये 4500 यहां ढूंढा कि नहीं ढूंढा, ये 4500 कहां चले जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट में भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को अंडरलाइन करके ब्रेक करके दिखाएंगे, करंट ईयर प्रीवियस ईयर 4500, आउटर कॉलम में 4500, ये जो वर्किंग नोट है, हाँ या ना, बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, सब समझ रहे हैं। नेक्स्ट लेस क्या करेंगे, कितना है, अभी कई बच्चे गलती से इसमें ऐसा सोचते हैं 2500 लिखना है, कई बच्चे इसमें गलती से क्या सोचते हैं 2500 लिखना है, दैट इज रॉन्ग। आपको यहां पे कितना लिखना है, अगर आपको यहां 2.5 लिखना है ना तो आप यहां पे भी 4 ही लिखिए। एक तरीका ये है कि ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड के बदले ऐड करो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और माइनस करो आउटस्टैंडिंग ऑफ, मतलब अमाउंट रिसीव फ्रॉम आउटस्टैंडिंग ऑफ बिगनिंग, वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इससे मैं जब पहले पढ़ाया ना, 1-2 बैच मैंने ऐसे पढ़ाया, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते थे, हाँ चाहे ईयर एंड तक प्रैक्टिस करके समझ जाते थे, बट फिर मैं बोला नहीं इसको और बेटर करते हैं। फिर मैंने
ये मेथड यूज करना चालू किया, जिसमें हम यूज क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड और आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ही नहीं, सबको समझा। बट कोई बच्चा बोलेगा सर बट ये 50,000 में 3,000 तो इंक्लूडेड, ये 50,000 में तो कितना इंक्लूडेड है सर? तो आपने तो गलती से 3,000 लेस कर दिया, तो आपका आंसर क्या हो गया? हाँ या ना? तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा नो यू आर रॉन्ग। हाउ? मैंने ये 4,000 के बदले भी तो 4,500 ऐड किया कि नहीं किया? तो जो नीचे 500 में एक्स्ट्रा डिडक्ट कर रहा हूं वो मैंने ऊपर 500 एक्स्ट्रा ऐड भी तो कर दिया। जो पिछले साल का पैसा अभी भी आना, तो वो मैंने नेट ऑफ कर दिया, घबराइएगा नहीं। सबको समझा? क्योंकि आप क्या होएगा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से कोई मेथड देखोगे जिसमें 2,500 डिडक्ट किया होगा, आ जाओगे मेरे पास, सर यहाँ पे तो 2,500 डिडक्ट किया, आपने गलत सिखा दिया हमको। मैं तुमको एडवांस में बता देता हूँ, मैंने ऊपर 4,500 प्लस भी तो किया है। उस सम का सोल्यूशन अगर आप किसी और बुक में देखोगे तो 4,000 और 2,500 लिखा हुआ हो सकता है, दैट इज इजीली पॉसिबल, बट दैट डज नॉट मैटर, राइट? इज इट क्लियर? लेस एडवांस एट बिगनिंग कुछ नहीं है, एड एडवांस, सॉरी, लेस एडवांस एट एंड कुछ नहीं है, होता तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में भी जाता, एड एडवांस एट बिगनिंग कुछ नहीं है। ये 51,500 आया कि नहीं आया? सबको समझा? पक्का? इस सब में एक छोटा सा ट्वीक करता हूं। यहां पे तो लिखा है 2,500, यहां पे समझो कुछ नहीं दिया है, समझो यहां पे कुछ नहीं दिया है, दिख रहा है क्या अभी? नहीं, तो कुछ नहीं दिया है, समझो। तो हाउ वुड दिस सम चेंज? ठीक है, ये सम कैसे चेंज? कल पोस्ट को बंद ही कर देना, मच्छर घुस रहे एक दो, और अभी उसने ठीक कर दिया है वो। थैंक यू भाई। हाँ, तो ये वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता, मैं बोलता आउटस्टैंडिंग एट एंड 4,000 ही है ना? क्योंकि मैं ये अज्यूम करता पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी 2,500 ही है, और से ए भाई 4,000 माइनस 2,500 नहीं होता, 4,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्लियरली दिया हुआ है, उसमें कोई डाउट? मैं ये अज्यूम करता लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ही 2,500 था और वो 2,500 आ गया है, समझे? I would have assumed 2,500 to be outstanding at beginning. Does it make sense? तो यहां पे मैं 4,000 होता तो अभी ये तो मैं 4,000 लिखता, हाँ या ना? और यहां कितना लिखता मैं आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग? 2,500। इनफैक्ट मैं जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता, क्या बनाता? उसमें भी जाके आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग वाला जो नंबर, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखता हूं मैं, कितना लिखता? 2,500। अभी इन द अर्लियर सिनेरियो में कितना लिखने वाला था ओपनिंग बैलेंस शीट में, बट इधर नंबर नहीं दिया हुआ है अलग से, तो मैं अज्यूम करता ये वाला 2,500 ही ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो मैं 2,500 लिखता। सबको समझा? मेक सेंस? इजी टफ? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सिनेरियो भी हो गया है। आपको लग रहा है इससे हेल्प हो रहा है? अब जब आप सम करेंगे आई एम श्योर आपको इजी पढ़ना चाहिए रिलेटिवली। ऑनलाइन वाले बताएंगे कि उनको समझ रहा है कि अच्छे से? हाँ प्रथम, क्या डाउट है, बोलिए। That was, so am I audible? यस यू आर ऑडिबल, शांत रहिए सब लोग। Sir, the part was clear, but do we have to write this outstanding, current year still outstanding? यस, या तो present? आप ये वर्किंग नोट में दिखाइए या बैलेंस शीट में दिखाइए, योर कॉल। ठीक है, Okay. Yes, sir. Thank you. या सिनेरियो 3। ठीक है यार, ये मेहनत बहुत किया है कि नहीं किया? एक्सेल में सब टाइप करके आई थिंक बहुत समराइज कर दिया इस टॉपिक को। 12th का तो ये दो, एक वो वाला पीडीएफ और एक ये वाला पढ़ लोगे तो 90% हो जाएगा 12th के लिए। चलिए अभी यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। ईयर तो अपन हमेशा हर बार सेम रख रहे हैं। अब क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2 सब्सक्रिप्शन, बट देखो करंट ईयर कौन सा है? 9-10। यहाँ पे प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर का भी दिया है कि नहीं दिया है? अरे हाँ या ना गाइज? मैं शायद ये थोड़ा सा वर्ड्स छोटे लग रहे हैं, इसको और बड़ा कर देते हैं। ये मेरा हो गया प्रीवियस ईयर, ये मेरा हो गया करंट ईयर, ये हो गया सरवाना, समझ लो। आया वही 50,000 है, जिसमें से 47 कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर का, और नेक्स्ट ईयर का। टोटल कितना हो गया? 50। कितना हो गया? डू यू गाइज अग्री?
एडजस्टमेंट में क्या बोला? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज एंड प्रीवियस ईयर इज। ये हो गया क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलर वर्किंग टू प्रीवियस सम एक बार बनानी पड़ेगी। कौन सी वर्किंग? बोलो बोलो। आउटस्टैंडिंग एट एंड की वर्किंग, जिसमें मैंने बोला आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर इज हाउ मच बच्चा लोग? प्रीवियस ईयर का 3 में से कितना आ गया है? तो स्टिल आउटस्टैंडिंग 1000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड 5000 हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ या ना? सबको समझा? अब देखते हैं आगे का सम कैसे होएगा। जब यहां पे मैं लिखता हूं बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो मैं पूरा 50 लिखूंगा। मुझे ब्रेकअप से फर्क पड़ता? ब्रेकअप की जो गलतियां हैं वो तो मैं नीचे सुधारूंगा ना, प्लस माइनस करके। तेरे ब्रेकअप की गलती नहीं रही येड़े, लड़की में खो गया। द स्प्लिट ऑफ द अमाउंट्स की गलती, ठीक है, जो है वो मैं यहां पे सुधार रहा हूं ना नीचे, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके। मेरे लिए तो यहां पे टोटल नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहां पे मैंने लिखा 50,000। डू यू गाइज एग्री? पक्का? ऐड क्या करना है? जो मैंने कितना ढूंढा है लिख दिया। कोई आपत्ति विपत्ति है इसमें? इसका दूसरा इफेक्ट कहां दे देंगे? बैलेंस शीट में। लेस क्या करना है? कितना होगा? वो यहां पे 3000 लिख दिया। डू यू गाइज एग्री? इस बार एक चीज है, लेस एडवांस एट है क्या? कुछ एडवांस इस साल में हमको 2010-11 के लिए 1000 रुपया मिला है कि नहीं मिला है? इवन दो ये नीचे एडजस्टमेंट्स में नहीं लिखा है, ये एक हिडन एडजस्टमेंट के तौर पे दे दिया है कि नहीं दे दिया है? हाँ, है ना? समझ रहे हैं सब लोग? ये हमको एक हिडन एडजस्टमेंट के तौर पे हमारे ट्रायल बैलेंस में जैसी चीजें फाइनल अकाउंट्स में दी होती थी, यहाँ पे हमारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स में बता दिया है कि ये अगले साल से रिलेटेड 1000 रुपया आया है, तो लेस कर दिया एडवांस एट एंड 1000 रुपए। सरवाना समझ लो। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? एड एडवांस एट बिगनिंग कुछ दिया हुआ नहीं है। प्लीज बताइए, इतना सबको समझा है? अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक देखोगे, ये 51,000 ढूंढने के लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन किया हुआ है? बोला करंट ईयर का कितना आया? 47 प्लस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 51। एट द फेस ऑफ इट दिस लुक्स वेरी इजी। किसी के तो मन में आया होगा सर आप तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, ऐसा तुमको लगा रहेगा। बट इसमें क्या होता है ना, हर सम में फिर अलग मेथड है, हर सम में अलग मेथड। बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। मेरा मेथड इज कंसिस्टेंट अक्रॉस मेथड्स। चाहे जितना भी सिनारियोज ऑफ क्वेश्चंस आ जाए, आपको हमेशा ये ही करना है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम इसको भूल जाएंगे। इवन तो इस एक टाइप के सम में हमारी मेहनत नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है, बट हम करेंगे यही। प्लीज़ बताइए, सबको समझा? एक बार ऑनलाइन जो डाउट्स पूछे गए हैं वो मैं एड्रेस कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन था और यहाँ से आंसर है। सर स्टिल आउटस्टैंडिंग अपने को दिया रहेगा क्या? स्टिल आउटस्टैंडिंग दिया नहीं रहेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ बार बार। यहाँ पे बोला है प्रीवियस ईयर का 3000 है, उसमें से 2000 आ गया है, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग 1000 मिला। अथर्व प्लीज़ बताइए, समझा ये बात आपको? हमें कंप्यूट ही करना रहेगा। आपको प्रीवियस ईयर का वैसे नॉर्मल आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा, उसमें से कितना कलेक्ट हो गया वो दे दिया रहेगा। समझा? नहीं समझा लगता है। तेरा आवाज नहीं आ रहा है, तेरे यहाँ से ऑडियो इनपुट खराब है आई थिंक, क्योंकि बाकी बच्चों का आवाज आ रहा है मुझे। तू चैट में टाइप करके मेरे को बता। आदित्य का सवाल है हिडन एडजस्टमेंट नहीं समझा। हिडन एडजस्टमेंट ये देख, 50,000 में से 1000 रुपया नेक्स्ट ईयर के पर्टेनिंग है, तो ये साल की इनकम नहीं है, इनकम में से माइनस कर दिया और उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिख दिया। समझा आदित्य? तो सर लाइक वो जो अभी नेक्स्ट ईयर का हमको 1000 रुपया मिला है, तो वो नेक्स्ट ईयर के हिसाब से हिडन एडजस्टमेंट होगा ना ये साल के लिए? नहीं ना, तो इनकम ये साल की नहीं है। जब तूने यहाँ पे 50,000 लिखा तो तूने वो 1000 रुपया भी इस 50 में इंक्लूडेड था, तो उस 1000 को ये साल की इनकम मान ली, जबकि वो अच्छा ओके। हाँ। अभी अथर्व का डाउट क्या है? आउटस्टैंडिंग का कंफ्यूजन हो रहा है, स्टिल आउटस्टैंडिंग वाला। सिंपल है अथर्व, ध्यान से देख। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? 3000। उसमें से देखो यहाँ पे पता चल रहा है 2000 आया है। 3 में से अगर
ओपनिंग जब तूने साल स्टार्ट किया तो 3,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से कलेक्ट कितना हो गया ड्यूरिंग द ईयर 2,000, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी कितना आना बाकी है, वो 1,000 रुपया हुआ कि नहीं हुआ ईयर एंड पे। ईयर एंड पे जब तू सोचेगा तो पिछले साल में से जो अभी आना बाकी है उसको मैं स्टिल आउटस्टैंडिंग बोल रहा हूँ। बता समझा अभी? चलिए आगे चलते हैं, बोलिए। यस, महाराष्ट्र बोर्ड में सिर्फ आउटस्टैंडिंग एट एंड ही कंप्यूट करना रहेगा। सीए फाउंडेशन में देखो कुछ भी कंप्यूट करना पड़ सकता है, वो मैं सिखाऊंगा जब अपन पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन। चलें आगे, नेक्स्ट सिमिलर है, एटलीस्ट रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट सिमिलर है कि नहीं है क्वेश्चन वाले पार्ट में। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग 100 ईच इन द एंड द प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग वाज, तो प्रीवियस ईयर वाला नंबर सेम दे दिया है, बट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग उसने एक्सप्लिसिटली दिया नहीं है रे। दिया है क्या? करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है वो बताया है क्या क्वेश्चन में? एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है, बट इंडिकेशन उसका दिया है। कैसा? इस साल कितने मेंबर्स हैं जो कितना पे कर रहे हैं? 500 इंटू 100 कितना होता है, वो यहां पे लिखा मैंने। करंट ईयर का 50 में से कितना कलेक्ट हो गया है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? सबको समझा? दिस इज हाउ इन इनडायरेक्ट मैनर दे हैव गिवन द आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस साल टोटल 50,000 कलेक्ट हुआ है, बट उसमें से करंट ईयर का कलेक्शन कितना है, एंड हाउ मच शुड हैव बीन द कलेक्शन ऑफ करंट ईयर? 500 मेंबर्स 100 पे करे तो 50,000 होना चाहिए था, उसमें से 47 कलेक्ट हो गया है, तो कितना आउटस्टैंडिंग है बच्चों? तो इस बार इस वर्किंग नोट में जो आंसर का पार्ट है, मुझे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर भी कंप्यूट करना पड़ा। जो मैंने 50 माइनस 47 करके 3,000 लिखा, हाँ या ना? अरे बोल दो यार। स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर के 3,000 में से 2,000 आया है, तो 1,000 अभी भी आना। टोटल कितना हो गया आउटस्टैंडिंग एट एंड? सम सॉल्व करेंगे तो पहले कलेक्शन पूरा लिखेंगे 50,000, एड आउटस्टैंडिंग एट एंड 4,000, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, लेस एडवांस एट एंड 1,000, जो यहां पे हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं है, हाँ, और लेस एडवांस एड एडवांस एट बिगिनिंग जो 0 है, आपको आंसर 50 आ जाएगा। पिछली बार देखो 47 करंट ईयर का कलेक्ट हुआ था और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, तो फाइनल आंसर 51 आया था कि नहीं आया था? इस बार यार जब ऐसे दिया होता है फाइनल आंसर तो 50 ही आने वाला है कि नहीं आने वाला है? 50 मेंबर्स 100 रुपया, 50,000 ही आएगा, तो फाइनल आंसर 50,000 आया। कोई बोला सर ये सब करने की बजाय मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है 50,000, बट उसमें क्या है, आपका वो जो डबल इफेक्ट वाला कंट्रोल है हाथ से वो चले जाएगा। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं तो आप लिख दीजिए, आप कंफ्यूज होते हैं तो आप शांति से 4 लाइन आइटम लिख लेंगे। 3 घंटा है 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम में, यूटिलाइज 2.25 घंटा होता है। 45 मिनट्स तुम निकल के भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तुम्हारे कुछ दोस्त अंदर होंगे, तो तुम्हारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है उस 45 मिनट्स के लिए। सिर्फ फोन पे टाइम वेस्ट कर पाओगे जो तुम ऑलरेडी इतना कर चुके हो लाइफ में। मतलब यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, राइट? वो 45 मिनट्स और वेस्ट करना, जल्दी निकलता हूँ, क्यों इतना किया, पूरी जिंदगी वेस्ट की अभी तक। तो उस टाइम पे ये 45 मिनट्स को अपन यूटिलाइज करेंगे ऐसी सब चीज़ों के लिए, हाँ या ना? जहाँ जहाँ हम बेटर प्रेजेंटेशन कर सकें, ठीक है? हाश हो गया ना, अभी तक सारा वेस्ट किया, सारा नहीं वेस्ट किया, बट इस साल में तो मैं मानता हूँ मेजोरिटी लोगों ने 2 महीना वेस्ट किया, ठीक है? एटलीस्ट जो 2 महीने से मैं देख रहा हूँ उसकी तो मैं बात कह सकता हूँ। 11th में मैंने कभी भी इतना सुनाया था क्या? कौन? तू तो बहुत गलत डायरेक्शन में था इसलिए, बट मेजोरिटी बच्चों को बता दो 11th में मैंने कभी भी इतना बोला है क्या? क्योंकि मैं जानता हूँ 11th ऐसा होता है, सबको लगता है 10th पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया, क्योंकि पता नहीं बचपन से 10th की हाइप बहुत क्रिएट की जाती है। बचपन में तो ऐसे लगता था 10th हो गया तो मतलब लाइफ सेट हो जाएगी, फिर बाद में ऐसे पता चलता है सीए हो गया, तो फिर बाद में पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा मेहनत करनी है लाइफ में, है ना? या आप एक डिसीजन आज ले सकते हैं क्या, कि भैया मैं छोटे घर में रहूँगा, आई एम ओके,
महीने में मैं शायद 15 दिन खाना अफोर्ड कर पाऊंगा, आई एम ओके। शायद मैं कभी मुंबई के बाहर नहीं जा पाऊंगा, इट्स ओके। शायद मुझे लोगों से पैसे उधार लेके फिर उनका फ़ोन कॉल अवॉइड करना पड़ेगा, इट्स ओके। पढ़ाई छोड़ दीजिए, है ना। वापस से, इज एजुकेशन द ओनली वे टू मेक योर लाइफ? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट अभी आपने ये एक डिसीजन लिया है कि चलो हम ये ट्राई करेंगे। मैं सिर्फ सीए भी नहीं बोल रहा, जो भी आपका मन है। और अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए तो करना होगा। वो डायरेक्शन में तो मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? द ओनली पॉइंट आई एम सेइंग टुडे इज टेक एफर्ट्स। आई एम नॉट सेइंग डू सीए, डू व्हाटएवर, बट टेक एफर्ट्स। ठीक है, चलिए आगे चलते। प्लीज बताइए सबको ये वाला पार्ट भी समझा है या नहीं? क्लियर है अच्छे से? चौथा मेथड भी हो गया है। ऑनलाइन वाले भी बताइए सबको समझा है? तो एग्जाम में प्रेजेंटेशन जितना हो सकेगा बेटर कीजिएगा कि मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हैं। कहाँ से मैं कहाँ चले गया था, लेट्स गेट बैक। ठीक है, आजकल मैं पढ़ाई के बारे में ज़्यादा इमोशनल हो गया। क्या क्वेश्चन? अभी एक और हम आगे बढ़ते हैं यार, क्योंकि देखो मैं तुमको कैसे व्यक्त करूं, मैं जानता हूं ये जो क्रूशियल टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो तुम बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं अपने एंड से तुम्हारी लाइफ में वो रिग्रेट ना आए, बस करने का क्रिएट सिचुएशन। लेट्स सी, चलें आगे। अभी यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नहीं है, ये एक असेट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। तो समझो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया है, उसमें क्रेडिट साइड पे दिया है कितना दिया है, डेबिट साइड पे दिया है कितना दिया है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? मतलब ये वाला फर्नीचर सोल्ड है, 7,000 की चीज कितने में बेची है? डू यू गाइज एग्री? और ये क्रेडिट साइड वाला फर्नीचर, क्योंकि तभी पेमेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये बेचा तभी। डू यू गाइज एग्री टू दिस? ठीक है सर, बताइए अभी आगे क्या करना है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया कि फर्नीचर साल के स्टार्ट में कितना था और एंड में कितना है? 38,000। तो जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे कितना लिखेंगे? 30। कितना लिखेंगे? अभी आगे सम कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। आपको क्या क्या बनाना है? और ओपनिंग बैलेंस शीट समझो आपने बना दी, उसमें 30,000 का लिख दिया फर्नीचर। ठीक है, अभी जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे पहले फर्नीचर कितना लिखेंगे? विच इज द ओपनिंग बैलेंस। डू यू गाइज अग्री? इसमें लेस करेंगे जो फर्नीचर हमने बेचा हुआ है कि क्या डिडक्ट करेंगे यहां से? देखो कितने में भी बेचा हो मुझे उससे फर्क बैलेंस शीट में पड़ता, गया कितने की बुक वैल्यू का उससे फर्क पड़ता है कि नहीं फर्क पड़ता है? कितने की बुक वैल्यू का गया? तो लेस किया, सोल्ड बुक वैल्यू 7,000 आया ना, कितने का बचा? अभी ये 7,000 का फर्नीचर 5,000 में बेचा, ये मुझे पता है रिसीट्स एंड पेमेंट से आया ना। तो 7,000 माइनस 5,000, 2,000 का लॉस जाके मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दिया। अगर यही 7,000 का मैंने 8,000 में बेचा होता तो प्रॉफिट में ये साइड पे लिख देता कि नहीं लिख देता? सबको समझा? पक्का? 23 का हो गया, कितने का खरीदा है फर्नीचर? तो 20,000 ऐड कर दिया, इसका भी एक ही इफेक्ट जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है? कोई बोलेगा सर ये 5,000 के बदले तो आपने दो इफेक्ट दे दिए, एक 7 और एक 2। वो एक ही इफेक्ट है, 7 माइनस 2 5 होता है कि नहीं होता? अरे हाँ या ना? उसकी जर्नल एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, लॉस अकाउंट डेबिट 2,000, टू फर्नीचर 7। तो ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दोनों हमने आंसर में कर दिए। समझा कि नहीं समझा? मेकिंग सेंस? अब जो परचेज किया वो कितना है? 20। तो मैंने लिखा 20 कितना हो गया? अभी क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी बताया है कि ईयर एंड में टोटल कितना होने वाला है, तो ये फाइनल आंसर ऑलरेडी दिया है कि नहीं दिया है? मेरे हिसाब से 43 आ रहा है, बट क्वेश्चन कह रहा है कितने का होगा? 38। तो बैलेंस 5,000 क्या हो गया? जो मैंने जाके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख दिया। इस बार हमने डेप्रिसिएशन को एज बैलेंसिंग फिगर ढूंढा। बताइए सबको समझा या नहीं समझा? पक्का? एक सेकंड दीजिए।
बस गाइस, आई एम रियली सॉरी, आप लोग ने ये मैंने 2 पे खोल के गया क्या? चलिए आगे बढ़ूं मैं जानता हूं, मैं शायद मेरे लास्ट वाला भी एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया क्या, असेट वाला? एक बार सिर्फ रिविजिट कर लूं असेट वाला। असेट वाले में क्या हो रहा था, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में हमको क्या दिया था कि रिसीट साइड पे एक तो हमने असेट 5000 में बेचा है जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी बच्चों, 7000, और पेमेंट साइड पे दिया था कि हमने 20000 का फर्नीचर परचेज किया है, हाँ या ना? और नीचे बोला था कि ओपनिंग बैलेंस 30000 है, क्लोजिंग बैलेंस 38 है। 38 क्लोजिंग बैलेंस से मतलब फाइनल क्लोजिंग दे दिया आपको ऑलरेडी। तो हमने क्या बोला, 30 ओपनिंग माइनस जो सोल्ड की क्या डिडक्ट करते हैं हमेशा, बुक वैल्यू, हाँ या ना? 23 जो 7 का बेचा है 5 में, तो 2000 का लॉस हमने इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट में डाल दिया। प्रॉफिट होता तो कौन सी साइड पे लिख देता मैं, 23 में से फिर 20 का परचेज किया, टोटल कितना हो गया, बट क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो 5000 क्या हो गया, जिसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में भी डाल दिया, है या ना? कभी ऐसा होता समझो ये 38 नहीं देते, समझो ये 38 और डेप्रिसिएशन का रेट दे देते 10%, तो 43 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता, ओल्ड और 23 जो ओल्ड है उस पे फुल 12 मंथ्स का, और जो न्यू वाला है 20 उस पे डेट ऑफ परचेज से ईयर एंड तक कुछ तो 6 महीना होता है, जनरली 1 अक्टूबर देते हैं, है ना? वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखते हैं, अगर नहीं दिया होता है तो आप अपने हिसाब से अजम्पशन लेके उसका नोट लिख देते हैं, हाँ या ना? बोलिए। उस पे जनरली अज्यूम ये करते कुछ बोला नहीं है तो वो फर्स्ट डे पे बेचा होगा, इस तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। वेरी गुड पॉइंट, सबको समझा? चलें आगे। ऑनलाइन वाले भी कंफर्म कीजिए इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। ठीक है, डन। मैं ये जो सब्सक्रिप्शन वैरायटीज वाला पीडीएफ है अभी ही ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, मैं इसको स्क्रॉल नहीं करते बैठूंगा, आप उसमें से प्लीज कॉपी कर लीजिए सब लोग, ठीक है? लिख के 10 बजे फिर ही क्लास से निकलिएगा एज अ ब्रेक, ठीक है? ऑनलाइन वाले भी समझ गए ना, लिख के आप एग्जिट कर सकते हैं गाइस, दैट वुड बी इट उसके बाद फॉर द डे, ठीक है? एडवांस, हाँ हेलो सर, इज इट पॉसिबल आप मुझे अभी वो स्टार्टिंग का पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैंने मिस कर दिया? ओनली इफ इट्स पॉसिबल। नहीं, नो इट इज नॉट। मतलब आई विल बी वेरी फ्रैंक, तू कल ऑफलाइन आ जा, मैं तेरे को समझा दूंगा पहले 5 मिनट में, ठीक है? या तेरा कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो तू मेरे से पूछ ले, लोगों से नोट्स ले लेना, फिर मेरे को कॉल कर ले, मैं ड्यूरिंग द डे करवा दूंगा, ठीक है? ओके सर। अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें, तू मेरे को कॉल कर लेना एक बार नोट्स लेके, तेरा क्या मिस हुआ है मैं तेरे को समझा दूंगा फ़ोन कॉल पे। चलो।